एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं गांव को एक फ्लाइट से जिगवन सिटी ले जाया जाता है। वहां पहुंच के गांव दिखता है लगभग 200 स्टूडेंट्स उस राउंड के लिए उस जगह पर आए हुए हैं। फिर वो सभी स्टूडेंट्स वहां से एक एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचते हैं। वहां पहुंच के एक ऑफिसर उन्हें सेकंड राउंड के नियम बताने लगता है। वो कहता है अब आपको यहाँ से एक जंगल में ले जाया जाएगा जहाँ पर अलग अलग जगह पर काफी सारे पिलर्स रखे हुए हैं। इन पिलर्स को आपको तोड़ना होगा। जैसे जैसे आप इन पिलर्स को तोड़ते जाएंगे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। आप में से टॉप 12 स्टूडेंट्स जिनके हाईएस्ट पॉइंट होंगे उन्हें थर्ड राउंड में ले जाया जाएगा। और एक और बात, इस जंगल के अंदर बहुत सारे हाई लेवल के मॉन्स्टर्स हैं जो सभी आप सभी को मारना चाहते हैं। वैसे तो हम सभी आपके ऊपर नजर रखे हुए होंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है मदद मिलने से पहले ही आप सभी वहां पे मर जाएं। इसलिए आप सभी को ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। ये करो ऑफिसर उन सभी स्टूडेंट्स को एक एक कॉन्ट्रैक्ट देता है। गांव से पढ़ने लगता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है आपकी जान जाने पर हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। जिन भी स्टूडेंट्स की जान जाएगी उन सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को 1000 क्रेडिट कंपनसेशन दिया जाएगा। और उस जंगल के अंदर कोई भी गंदी हरकत मत करना, क्योंकि आप वहां जो कुछ भी करेंगे वो सभी लाइव टीवी पे दिखाया जाएगा, यानी पूरी दुनिया के लोग आपको देख रहे होंगे। ये सुनकर एक स्टूडेंट बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है हम टीवी पर आएंगे। गांव कहता है यानी कि हम में से जो भी स्टूडेंट मरेगा उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को टीवी पे मरते हुए देखेंगे। यहाँ से शिफ्ट होता है। सेकंड राउंड स्टार्ट होता है। सभी स्टूडेंट्स को हेलीकॉप्टर की मदद से उस जंगल के अंदर अलग अलग जगह पे छोड़ दिया जाता है। फिर हेलीकॉप्टर में से आवाज आती है सेकंड राउंड शुरू हो चुका है। उम्मीद है आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। जिंदा रहना। ये करो हेलीकॉप्टर वहां चला जाता है। गांव डम्बी से कहता है डम्बी आगे बढ़ो। इतना सुनकर स्ट्रीपी, डाजी और शिली तीनों के तीनों डम्बी के ऊपर चढ़ जाते हैं। गांव भी डम्बी पे चढ़ जाता है। फिर डम्बी भागने लगता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं। लाइव टेलीकास्ट शुरू हो चुका है। दो लोग इस लाइव टेलीकास्ट की लाइव कमेंट्री कर रहे हैं। इस समय टीवी पर उस ब्लैक एनाकोंडा की ट्रेनर को दिखाते हैं। कमेंट्री कर रहा आदमी कहता है ये लड़की बहुत ज्यादा आगे है। इस लड़की ने सबसे ज्यादा पॉइंट गेन किए हैं। साथ ही इसका मॉन्स्टर भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। फिर वो आगे कहता है अब आपको ले चलते हैं उस ट्रेनर के पास जो इस एग्जाम के अंदर अभी सबसे ज्यादा पीछे है। ये कर वो गांव पैंग को दिखाने लगते हैं। गांव एक पत्थर के ऊपर आराम से लेटा हुआ है। वो आदमी कहता है ये लड़का बहुत ज्यादा आलसी है, ये यहाँ पर भी आके सो गया है। इस तरह तो इस लड़के की जीतने के चांसेस काफी कम है। कमेंट्री कर रही लड़की कहती है नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है ये इस लड़की की स्ट्रेटजी है। आखिर ये छगान सिटी का नंबर 1 ट्रेनर है। फिर हमें रियली में गांव को दिखाते हैं। गांव अभी भी उस पत्थर के ऊपर लेटा हुआ है। वो कहता है इस पत्थर के ऊपर ऐसे लेटे रहने में कितना मजा आ रहा है। फिर गांव उठता है और कहता है ये इस जंगल का सबसे बाहरी हिस्सा है। ये हिस्सा बहुत ज्यादा सेफ है, लेकिन अब टाइम हो गया है इस जंगल के अंदर जाने का और इस राउंड को जीतने का। फिर गांव डम्बी से कहता है डम्बी आगे बढ़ो। फिर हम देखते हैं गांव उस जंगल के अंदर है। दाजी वहां पे तितलियां पकड़ रहा है। गांव वहां पे फूल इकट्ठा कर रहा है और कह रहा है इस राउंड खत्म होने के बाद मैं बाहर जाकर इन फूलों को बेचूंगा। हर फूल की कीमत 1 क्रेडिट है। और शैली तो अलग ही नशे में है। वो गांव के आसपास घूम रही है। इस समय डम्बी के अलावा कोई भी उन पिलर्स को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा। डम्बी अकेला इधर उधर उन पिलर्स को ढूंढ रहा है। तभी डम्बी चिल्लाए कहता है मास्टर मुझे वो मिल गया। गांव कहता है डम्बी क्या मिला तुम्हें। ये कर गांव भाग के डम्बी के पास जाता है और देखता है वहां सामने एक पिलर है। फिर गांव को एक इंटरफेस शो होता है। गांव से देख के सोचता है मुझे इंटरफेस क्यों शो हो रहा है, यहाँ आसपास तो कोई मॉन्स्टर नहीं है। फिर गांव उस इंटरफेस को पढ़ने लगता है। उसमें लिखा है मॉन्स्टर नेम गोस्टवुड वाइन, मॉन्स्टर लेवल 22, मॉन्स्टर ग्रेड नॉर्मल, मॉन्स्टर एट्रीब्यूट पॉइजन एंड वुड, मॉन्स्टर वीकनेस फायर टाइप। ये पढ़कर गांव समझ जाता है उस पिलर के आसपास जो ये बेलें लटकी हुई है ये कोई बेलें नहीं, ये एक मॉन्स्टर है। फिर गांव डाजी से कहता है डाजी आग लगा दो। ये सुनो डाजी अपनी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वहां पड़े कुछ पत्तों में आग लगा देता है। वो पत्तों की आग बढ़ते बढ़ते उन बेलों तक पहुंच जाती है। जैसे ही आग उस बेलों पे लगती है एक जमीन के अंदर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर निकलता है। उसे देखकर गांव कहता है आखिरकार तुम सामने आ गए, मुझे पता था तुम यहीं कहीं छुपे हो। फिर गांव डम्बी से कहता है डम्बी अटैक करो। फिर डम्बी भग के जाके उस मॉन्स्टर के एक हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन उस मॉन्स्टर के हाथों की कोई कमी नहीं है। वो अपने बाकी हाथों से डम्बी को जकड़ लेता है और डम्बी के ऊपर रेजर लीफ अटैक करने लगता है। ये रेजर लीफ डम्बी की बॉडी के आस पास निकल जाती है, लेकिन इससे डम्बी कुछ भी नहीं होता, क्योंकि डम्बी की बॉडी में केवल स्कल है जो बहुत ज्यादा मजबूत है। इस पर रेजर लीफ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और बाकी हिस्सा है सॉलिड एयर, जिसके आर पार वो रेजर लीफ आसानी से निकल जाती है। इस रेजर लीफ से केवल 2 इफेक्ट पड़ते हैं। नंबर 1 डम्बी के कपड़े फट जाते हैं। नंबर 2 डम्बी की हड्डियां साफ हो जाती है, वो चमकने लगती है। इसमें डम्बी को मजा आने लगते हैं। फिर गांव डाजी से कहता है डाजी खत्म करो इसे। डाजी पहले अपने रेजर जैसे हाथों से उस मॉन्स्टर की बेलों काट देता है, जिससे डम्बी आजाद हो जाता है। फिर डाजी एक उस मॉन्स्टर के ऊपर एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक अटैक करता है। डम्बी के ऊपर अभी भी एक बेल लटकी हुई थी, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक शॉक अटैक डम्बी के भी लगता है। इस इलेक्ट्रिक शॉक अटैक के कारण वो मॉन्स्टर तो मर जाता है, लेकिन डम्बी के कुछ भी नहीं होता। फिर डम्बी डाजी के पास आकर उसे जोर जोर से हिलाने लगता है और उससे कहता है तुमने मुझे शॉक क्यों दिया।
डाजी कहता है, पागल, मैं तेरी मदद कर रहा था। फिर गाओ कहता है, डम्बी उसे छोड़ो और यहाँ आओ, इस पिलर को तोड़ दो। ये सुनकर डम्बी एक मुक्का मारकर उस पिलर को तोड़ देता है। जैसे ही डम्बी उस पिलर को तोड़ता है, गाओ को 150 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तभी गाओ को माइक में एक आवाज सुनाई देती है, कैंडिडेट जाओ एलिमिनेट हो चुका है। ये सुनकर गाओ कहता है, जैसा कि हमें बताया गया था, एलिमिनेशन का मतलब है मौत, यानी कि एक और ट्रेनर मर चुका है। ये बात मुझे सुबह से चौथी बार सुनाई दी है, यानी कि 4 ट्रेनर मर चुके हैं। फिर हमें उस जगह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो कैंडिडेट जाओ मरा था। वहाँ पे 3-4 ऑफिसर्स खड़े हैं, उन्हें वहाँ पर काफी सारा खून दिखाई देता है। साथ ही उन्हें वहाँ पर जाओ के मॉन्स्टर के टुकड़े दिखाई देते हैं। ये सब देखकर वो ऑफिसर कहते हैं, लगता है हमने काफी देर कर दी है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उन्हें उसके ट्रेनर की भी लाश दिखाई देती है। उसे देखकर एक ऑफिसर कहता है, अब हम इस लाश को क्या करें। दूसरा ऑफिसर कहता है, करना क्या है, इसे एक थैले में भरो और इसे इसकी फैमिली को पकड़ा दो। ये सुनकर दोनों ऑफिसर उस कैंडिडेट जाओ को एक थैले भरने लगते हैं। तभी एक ऑफिसर को दिखाई देता है, उस लड़के ने एक चश्मा पहन रखा है जो बुलेट प्रूफ ग्लास से बना हुआ है, फिर भी उस चश्मे के नीचे एक घाव है। ये देखकर ऑफिसर कहता है, इस लड़के ने बुलेट प्रूफ ग्लास पहन रखा है, फिर भी इसके यहाँ पे घाव कैसे लगा। दूसरा ऑफिसर कहता है, तुम इससे क्या मतलब है, लगा हुआ जैसे लगा होगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इस लाश को भरो और चलो। फिर हमें वापस गाँव के पास का सीन दिखाते हैं। गाँव अभी भी उस पिलर के पास में ही खड़ा है। तभी वहाँ पर एक और ट्रेनर आ जाता है जिसके पास में एक बड़ा सा स्कॉर्पियन है। वो गाँव को उस टूटे पिलर के पास देख के कहता है, तुमने मुझसे पहले इस पिलर को तोड़ दिया, तुम काफी लक्की हो, लेकिन अगला पिलर मैं ही तुमसे पहले तोड़ूंगा, मेरे रास्ते में मत आना। ये करो ट्रेनर वहां चला जाता है। फिर गाँव भी जंगल के अंदर किसी नेक्स्ट पिलर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी गाँव को जंगल में कुछ अजीब सी स्मेल आती है। गाँव अपने सभी मॉन्स्टर से कहता है, सब लोग तैयार हो जाओ, सतर्क रहो, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ये सुनकर गाँव के सभी मॉन्स्टर इधर उधर देखने लगते हैं। तभी स्टीवी को पेड़ों के पीछे कोई मूवमेंट दिखाई देती है। स्टीवी कहती है, इधर देखो। तभी उन पेड़ों के पीछे से एक रैबिट उछल के आता है। गाँव कहता है, ये तो केवल एक रैबिट है, इससे हमें कोई खतरा नहीं है। तभी उस पेड़ के पीछे से एक बड़ा सा हाथ आता है जो आगे से बहुत नुकीला है। वो उस रैबिट के पेट के आर पार हो जाता है और फिर वो हाथ उसी रफ्तार से वापस पीछे चल जाता है। गाँव को कुछ दिखाई भी नहीं देता। गाँव कहता है, ये था क्या, ये अभी हुआ कैसे। फिर गाँव अपने सभी मॉन्स्टर से कहता है, जल्दी यहाँ से निकलो। फिर वो पांचों वहां से भागने लगते हैं। गाँव भागते भागते सोचता है, मैंने इस मॉन्स्टर को ढंग से देखा ही नहीं, मुझे कोई इंटरव्यू शो नहीं हुआ, मुझे नहीं पता ये किस टाइप का है, इसलिए अच्छा होगा हम इससे थोड़ी दूरी बनाए के रखें और किसी खुली जगह में चले जाएं। फिर थोड़ी देर भागने के बाद वो सभी एक नदी के पास पहुंचते हैं। गाँव कहता है, हम काफी दूर आ गए हैं, लगता है हमने उस मॉन्स्टर को काफी पीछे छोड़ दिया है। तभी उनके पीछे से एक बड़ा सा हाथ उनकी तरफ आता है और गाँव पे अटैक करने की कोशिश करता है। डम्बी अपना हाथ बीच में लाके गाँव को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। डम्बी का वो हवा से बना हाथ उस मॉन्स्टर को रोक नहीं पाता। उस मॉन्स्टर का डम्बी के हाथ के आर पर निकल जाता है और गाँव की चुप जाता है। इससे गाँव के मुंह से एक बहुत तेज चीख निकलती है, लेकिन गाँव को कुछ होता नहीं है। ये सारी चोट डाजी की बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है और डाजी की पीठ में एक छेद हो जाता है। ये देखकर गाँव कहता है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, सारी की सारी चोट डाजी की बॉडी में ट्रांसफर हो गई। फिर डम्बी गाँव और डाजी दोनों को अपने हाथ से उठाकर वहां से भागने लगता है। फिर गाँव स्ट्रीपी से कहता है, स्ट्रीपी जल्दी से उस मॉन्स्टर के ऊपर स्पाइडर वेब अटैक करो। स्ट्रीपी वैसा ही करती है, वो 2 पेड़ों के बीच स्पाइडर वेब लगा देती है जिसके अंदर उस मॉन्स्टर का वो पांव फंस जाता है। लेकिन ये ज्यादा लंबा नहीं चलता, वो मॉन्स्टर आसानी से उस वेब को काट देता है। लेकिन अब वो मॉन्स्टर पूरी तरह से गाँव को दिखाई देने लगता है। फिर गाँव को एक इंटरफेस होता है जिसमें लिखा है, मॉन्स्टर नेम ड्रीम स्टिक इंसेक्ट, मॉन्स्टर लेवल 35, मॉन्स्टर ग्रेड एक्सलेंट, मॉन्स्टर एबिलिटी बॉडी हार्डनेस, मॉन्स्टर एट्रीब्यूट वुड टाइप क्रॉप्स टाइप, मॉन्स्टर वीकनेस फायर टाइप एंड मेंटल टाइप। फिर गाँव को एक और स्क्रीनशॉट होती है जिसमें लिखा है, इस मॉन्स्टर के गले के पास में एक छेद है जो इसका वीक स्पॉट है। ये पढ़कर गाँव कहता है, ये मॉन्स्टर काफी बड़ा है, इसका वीक स्पॉट भी काफी ऊंचाई पर है, वहां तक पहुंचना काफी मुश्किल होगा। तभी मॉन्स्टर फिर से अटैक करता है। ये अटैक सीधे स्ट्रीपी के पांव पे लगता है, इसमें स्ट्रीपी फंस जाती है। फिर स्ट्रीपी कहती है, मास्टर आप आगे बढ़िए। गाँव कहता है, नहीं हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर गाँव डम्बी से कहता है, डम्बी अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अब इस मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ेगी, इस मॉन्स्टर पर अटैक करो। यह कर डम्बी जोर से चिल्लाता है और उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे डम्बी उस मॉन्स्टर के पास पहुंचता है, वो मॉन्स्टर जिस हाथ से उसने स्ट्रीपी पर अटैक किया था उसी हाथ को वापस पीछे खींचकर डम्बी पर साथ से अटैक कर देता है। डम्बी जोर से उछलकर उस अटैक को डॉज करता हुआ उस मॉन्स्टर के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन एक्सट्रीम हार्डनेस एबिलिटी के कारण उस मॉन्स्टर के इससे कुछ भी नहीं होता। फिर वो मॉन्स्टर अपने 6 हाथों से डम्बी के ऊपर अटैक करता है, उसके सभी हाथ डम्बी की बॉडी के आर पार निकल जाते हैं। ये देखकर गाँव कहता है, मैंने इसलिए डम्बी को आगे भेजा है, डम्बी इस मॉन्स्टर से आसानी से लड़ सकता है क्योंकि इस फाइट में डम्बी को कुछ खास चोटें नहीं लगेगी। लेकिन गाँव की ये चाल पूरी तरह से काम नहीं करती। उस मॉन्स्टर की 6 टांगों में डम्बी बुरी तरह से फंस जाता है। डम्बी अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पाता। फिर डम्बी अपने हाथों से उस मॉन्स्टर की 2 टांगों को अपनी बॉडी से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन डम्बी ऐसा नहीं कर पाता। वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर है।
ये देखकर गाओ कहता है ये क्या हो गया, ये चाल तो उल्टी पड़ गई, डम्बी तो इसमें फंस गया है। लेकिन शायद अभी भी एक मौका है। डाजी तुम एक काम करो, ये कहते हो गाओ डाजी की तो दिखता है। डाजी की मुंह से अभी भी खून बह रहा है, वो अभी भी काफी दर्द में है। ये देखकर गाओ आगे कुछ भी नहीं कह पाता। लेकिन डाजी गाओ की मन बात समझ जाता है, वो तुरंत उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ना शुरू करता है। फिर हम देखते हैं डाजी उस मॉन्स्टर के वीक स्पॉट की तरफ जा रहा है। वो मॉन्स्टर डाजी को अपनी पीठ पे चढ़ता हुआ अपने वीक स्पॉट की तरफ जाता हुआ देख लेता है। उसे देखकर वो मॉन्स्टर तुरंत जो हाथ उसने डम्बी को मारने के लिए लगा रखे थे उनमें से एक हाथ को छोड़कर बाकी सभी हाथों को आवाज पीछे खींच लेता है। इतनी देर में डाजी उस मॉन्स्टर के वीक स्पॉट पास पहुंच जाता है और उस पर अटैक करने वाला होता है कि तभी वो मॉन्स्टर अपने एक हाथ से डाजी के ऊपर अटैक करता है। इससे डाजी जोर से उछल जाता है और जमीन पर गिरने लगता है। फिर वो मॉन्स्टर डाजी के ऊपर फिर से अटैक करता है और अपना एक और हाथ डाजी की बॉडी के आर पार कर देता है। इससे डाजी की बॉडी से खून बहने लगता है। डम्बी अभी भी उस मॉन्स्टर के एक हाथ को अपनी बॉडी से निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। तभी वो डाजी की हालत देखता है। डाजी को इतना दर्द में देखकर, इतना घायल देखकर डम्बी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जोर से चिल्लाता है डाजी, ये कर उस मॉन्स्टर के हाथ को इतनी जोर से दबाता है कि उस मॉन्स्टर का वो हाथ टूट जाता है। फिर डम्बी उस मॉन्स्टर के हाथ का टुकड़ा जो उसकी बॉडी के अंदर था उसे अपनी बॉडी में से निकालकर उछलकर उस मॉन्स्टर की आंख पे अटैक करता है और उसी मॉन्स्टर के हाथ को उसी मॉन्स्टर की एक आंख में उछाल देता है। इससे उस मॉन्स्टर की दर्द होने लगता है। वो तुरंत अपने एक हाथ से डम्बी को जमीन पर गिरा देता है। इससे डम्बी काफी ऊंचाई से पीठ के बल जमीन पर गिरता है। फिर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को भी अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है। उसकी एक आंख खून में और दूसरी आंख गुस्से से लाल हो गई है। गांव अपने सभी मॉन्स्टर की तरफ देखता है, उन सभी की हालत काफी ज्यादा बुरी है। फिर भी गांव डाजी से कहता है डाजी तुम्हें अटैक करना होगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक अटैक करो। गांव की बात मानकर डाजी हिम्मत करके उस मॉन्स्टर के ऊपर एक इलेक्ट्रिक शॉक अटैक करता है। ये अटैक सीधे जाके उस मॉन्स्टर के वीक स्पॉट पे लगता है, लेकिन इससे उस मॉन्स्टर की कुछ भी नहीं होता। फिर भी गांव आखिरी तक हार मानना नहीं चाहता। वो डाजी से कहता है डाजी इससे इफेक्ट हो रहा है, दोबारा से अटैक करो। मनी मन गांव को पता है इस सब से कुछ नहीं हो रहा, उनका बचना अब बहुत मुश्किल है, वो अब उस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते। तभी डम्बी भी फिर से खड़ा हो जाता है। डम्बी और डाजी दोनों बुरी तरह से हाफ रहे हैं। डाजी अगला अटैक करने की कोशिश करता है, तभी उन्हें कहीं से आवाज आती है मदद आ गई है। ये सुनकर गांव आसमान की तरफ देखता है, एक बड़ा सा मॉन्स्टर उड़ते हुए उनकी तरफ आ रहा है। वो मॉन्स्टर तेजी से उनके पास पहुंचकर उस मेंटिस जैसे मॉन्स्टर के ऊपर एक लाइट बीम अटैक करता है। ये लाइट बीम अटैक उस मॉन्स्टर के पड़ते ही वो मॉन्स्टर मर जाता है। फिर गांव को एक इंटरफेस होता है जिसमें लिखा है मॉन्स्टर नेम लाइट एट ब्रॉस, मॉन्स्टर लेवल 38। फिर गांव देखता है उस सुनहरे मॉन्स्टर के ऊपर मिलिट्री की ऑफिसर खड़ी है। वो गांव से पूछती है क्या तुम ठीक हो? गांव कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। ये सुनकर ऑफिसर अपने मॉन्स्टर से कुछ इशारा करती है। वो मॉन्स्टर तुरंत उस मेंटिस जैसे मॉन्स्टर को उठाकर वहां से उड़ जाता है। उस मॉन्स्टर को वहां देख गांव कहता है हम बच गए। फिर वो सभी कहीं बैठकर आराम करने लगते हैं। गांव डाजी से कहता है डाजी तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारी हीलिंग एबिलिटी काफी अच्छी है। वह स्ट्रीपी अभी भी अपने टूटे हुए पैर के लिए रो रही है, उसके हाथ में उसका टूटा हुआ पैर है। डाजी उस टूटे हुए पैर को देख के कहता है मुझे ये खाना है। स्ट्रीपी कहती है हम दोनों एक ही फैमिली के सदस्य हैं, फिर भी तुम मेरा पैर खाना चाहते हो। डाजी कहता है हाँ मुझे खाना है, इसे खाने से मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। ये सुनकर स्ट्रीपी डाजी को अपना पैर दे देती है। डाजी उस पैर को खाने वाला होता है कि तभी वो रुक जाता है, वो उसे नहीं खाता, वो उसे वापस स्ट्रीपी को लौटा देता है। गांव डाजी से कहता है डाजी तुम चिंता मत करो, हमारे पास यहाँ पे काफी सारा खाना है। यहाँ से शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गांव ने आग लगा ली है और वो उसके अंदर खाना पका रहा है। रात का समय है, खाना पकने पर गांव उस खाने को सब में बांट देता है। शैली अभी भी अपना ऑरेंज जूस ही पी रही है। तभी गांव को एक और ट्रेनर के एलिमिनेट होने की आवाज आती है। गांव कहता है आज काफी सारे ट्रेनर एलिमिनेट हो गए हैं, अब मुझे लगता है इस कंपटीशन में बने रहने के लिए हमारा जिंदा रहना ही काफी होगा। हमने एक पिलर को तोड़ा है और 2 हाई लेवल के मॉन्स्टर से फाइट की है। अगर हम किसी तरह से एक और पिलर को तोड़ दें तब तो हमारी सीट पक्की हो जाएगी। ठीक है अब तुम सब आराम करो, हमें कल काफी सारा काम करना है। फिर थोड़ी देर में वो सभी मॉन्स्टर्स हो जाते हैं। गांव अपने स्लीपिंग बैग के अंदर लेटा हुआ है। गांव लेटे लेटे सोचता है हमारी टीम काफी अच्छी हो गई है। डाजी इतना घायल होने के बाद भी मेरे कहने पर उस मॉन्स्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक अटैक किया, उसने आखिर तक हार नहीं मानी। डम्बी ने भी खुद की परवाह किए बिना पूरे समय मेरे सामने एक शील्ड की तरह खड़ा रहा और मुझे प्रोटेक्ट किया। जब उस मॉन्स्टर ने स्ट्रीपी के पैर के ऊपर अटैक किया तब उसने हमें रुके बिना आगे बढ़ने के लिए कहा, उसने खुद की परवाह नहीं की। ये सब देखकर मुझे आज लग रहा है मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी फैमिली है। ये सोचकर गांव धीरे से थैंक यू कहकर सो जाता है। इवॉल्व फैक्ट, जब कोई मॉन्स्टर लेवल 1 से लेवल 10 के बीच में होता है तब वो नॉर्मल टीयर, फिर जब वो लेवल 11 से लेवल 20 के बीच में होता है मतलब वो लाइट टीयर, उसके बाद वो जब लेवल 20 के आगे निकल जाता है तब उसे कमांडर टीयर का मॉन्स्टर कहते हैं। साथ ही जब एक मॉन्स्टर इलाइट टीयर से कमांडर टीयर में पहुंचता है तब उसे एक स्पेशल स्किल मिलती है, जैसे कि डम्बी को मिली थी जब वो उस स्कॉर्पियन के साथ फाइट कर रहा था।
गाँव सो के उठता है और देखता है स्ट्रीपी बहुत ज़्यादा खुश है, उसका पाँव फिर से ग्रो हो गया है। जैसे ही गाँव स्ट्रीपी को देखता है, गाँव का इंटरफेस शो होता है जिसमें लिखा है मॉन्स्टर कंडीशन हेल्दी, मॉन्स्टर लेवल 20। गाँव स्ट्रीपी को देख के कहता है स्ट्रीपी तुम फिर से ठीक हो गई, तुम्हारा पाँव फिर से ग्रो हो गया और तुम लेवल 20 पे पहुंच चुकी हो। अब बस तुम्हें एक लेवल और पार करना है, फिर तुम कमांडर टियर पे पहुंच जाओगी। तुम्हारे कमांडर टियर पे पहुंचते ही मेरे पास कमांडर टियर के 3 मॉन्स्टर्स होंगे। फिर गाँव अपने सभी मॉन्स्टर्स को उठाता है और उनसे कहता है सब जल्दी उठो, हमें आगे बढ़ना है, हमें और प्लेयर्स ढूंढने हैं और इस कंपटीशन को जीतना है। ये सुनकर सभी मॉन्स्टर्स अपनी अपनी आवाज में लेट्स गो कहते हैं। यहाँ से शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गाँव जंगल के अंदर है, वो उन पिलर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डाजे का ध्यान अभी भी उन पिलर्स को ढूंढने पर नहीं है। उसका सारा ध्यान केवल कीड़ों को ढूंढने पर है, वो उन्हें ढूंढ ढूंढ के खा रहा है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद गाँव को एक पिलर दिखाई देता है। गाँव डम्मी से कहता है डम्मी उसे तोड़ दो। डम्मी तुरंत एक लात मारकर उस पिलर को तोड़ देता है। फिर वो सभी एक नदी के पास पहुंचते हैं। गाँव को नदी में एक मेंढक दिखाई देता है। गाँव से देख के कहता है ये मेंढक थोड़ा देखा देखा सा लग रहा है। तभी वो मेंढक गाँव के ऊपर थूक देता है। गाँव कहता है मैं जानता था। ये सीन पूरी दुनिया के लोग लाइव देख रहे थे, वो सभी देखकर हंसने लगते हैं। ये सीन फ्लेमी भी देख रही थी। फ्लेमी को टैंक टैंक ने खिला खिला कर मोटा कर दिया है। लाइव टेलीविजन पे कमेंट्री कर रहे हैं ये 2 लोग, डिव और डैन कहते हैं। डिव कहती है देखा मैंने कहा था ना, ये लड़का काफी कमाल का है। इस लड़के ने भले ही शुरुआत थोड़ी धीमी की थी, लेकिन अब ये काफी आगे निकल गया है। डैन कहता है हाँ डिव तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये लड़का काफी अच्छा कर रहा है, लेकिन इसे अभी भी कंपटीशन बनाने के लिए काफी पॉइंट्स कलेक्ट करने होंगे। अभी इस जंगल के अंदर 121 कैंडिडेट जिंदा बचे हैं, उनके बीच रैंक 15 पे होना काफी बड़ी बात है, लेकिन इसे कंपटीशन बनाने के लिए टॉप 12 में आना होगा। फिर हमें स्क्रीन पे उस ब्लैक एनाकोंडा की ट्रेनर को दिखाते हैं। डैन कहता है देखो ये लड़की अभी रैंक 2 पर है, इसने स्टार्टिंग से ही इस कंपटीशन के अंदर बढ़त बना के रखी है। फिर हमें स्क्रीन पे उस बड़े से स्कॉर्पियन वाले लड़के को दिखाते हैं जिसकी मुलाकात गाँव से एक बार हुई थी। उसे देखकर डिव कहती है देखो इस लड़के को देखो, ये लड़का अभी रैंक 1 पर है, इसकी भी शुरुआत थोड़ी धीमी थी, लेकिन ये अब काफी आगे है। फिर हमें वापस गाँव के पास दिखाते हैं। गाँव और उसके सारे मॉन्स्टर बहुत ज्यादा थके हुए हैं। गाँव ने उस पूरे जंगल में घूम घूम कर काफी सारे पिलर्स को तोड़ दिया है और काफी सारे पॉइंट्स गेन कर लिए हैं। तभी गाँव की बेसलेट में से आवाज आती है ये राउंड खत्म हो चुका है। गाँव को इस राउंड की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। गाँव ये सुनकर कहता है आखिरकार ये राउंड खत्म हुआ, मुझे इस राउंड की अब कोई चिंता नहीं है। अगर मैं इस राउंड में हार भी गया तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस जाके थोड़ी देर आराम करना है। मुझे पता है मैंने और मेरे सारे मॉन्स्टर्स ने अपना बेस्ट दिया है, अब आगे का मैंने अपनी किस्मत पर छोड़ दिया है। मेरा रिजल्ट जो कुछ भी होगा वो मुझे स्वीकार होगा। अगर मैं हार भी जाता हूँ तो मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। फिर हमें गाँव को रिजल्ट दिखाते हैं। गाँव का रैंक 11 है और उसे 4,396 पॉइंट मिले हैं, यानी गाँव ने सेकंड राउंड को भी पार कर लिया है। फिर उन सभी ट्रेनर्स को वहाँ से निकालकर एक रेस्टोरेंट में ले जाया जाता है। गाँव उस रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगता है। तभी एक आदमी गाँव से कहता है मिस्टर गाँव मुझे आपसे कुछ बात करनी है। गाँव से इग्नोर करके वहाँ जाने लगता है। तभी वो आदमी अपना एक कार्ड गाँव को दिखाते हुए कहता है इस कार्ड का पासवर्ड 6x6 है, इस कार्ड के अंदर 1 मिलियन क्रेडिट है, अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं क्रेडिट आपको दे दूंगा। इतनी बड़ी कीमत सुनकर गाँव उस आदमी से कहता है तुम्हें मुझसे क्या काम है, आपको मुझसे क्या बात करनी है। वो आदमी कहता है यहाँ पास में एक और रेस्टोरेंट है, हम उसमें चलते हैं, हम वहाँ बैठ के बात करेंगे। फिर गाँव और वो आदमी उस रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और एक सीट पे बैठ जाते हैं। वो आदमी गाँव से कहता है मैं चाहता हूँ आप इस एग्जाम से अपना नाम विड्रॉ कर लें, इसके बदले में आपको ये सारी कीमत दे दूंगा। गाँव बिना कुछ सोचे तुरंत उठकर वहाँ जाने लगता है और उसे कहता है नहीं मुझे ये नहीं करना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कर गाँव वहाँ से चला जाता है। वो आदमी गाँव को रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है मिस्टर गाँव रुकिए, हम आपको इससे भी अच्छा ऑफर दे सकते हैं, लेकिन गाँव उसकी बात एक भी नहीं सुनता। वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। गाँव के पास जाते ही उस आदमी के फोन पे किसी का कॉल आता है। वो कहता है उस लड़के का क्या हुआ, क्या उससे बात हुई। वो आदमी कहता है नहीं उससे बात नहीं हो पाई, वो लड़का बहुत ढीठ है, वो पैसों से नहीं मान रहा, लगता है इसका कुछ और करना पड़ेगा। ये कर वो आदमी फोन काट कर उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है। बाहर जाके वो देखता है उस रेस्टोरेंट के बाहर की पूरी रोड पूरी तरह से खाली पड़ी है, आसपास में कोई पैदल भी नहीं चल रहा। ये देखकर वो आदमी कहता है यहाँ आसपास क्या हुआ, ये रोड इतनी खाली कैसे। तभी वो अपने लेफ्ट में देखता है एक आदमी एक बड़ा सा मॉन्स्टर लिए उसकी तरफ आ रहा है। फिर वो अपने राइट में देखता है वहाँ पर भी एक आदमी एक बड़ा सा मॉन्स्टर लिए उसकी तरफ आ रहा है। उन दोनों ने सेम सी ड्रेस पहन रखी है। वो दोनों उस सूट वाले आदमी के पास आकर उससे कहते हैं तुम्हारा नाम मिस्टर ज़ेंग है ना, हमने तुम्हारी फैमिली को पकड़ लिया है, इसलिए कोई भी चालाकी मत करना, हम जैसा कहते हैं वैसा करो। वो आदमी कहता है तुम मुझसे क्या चाहते हो। वो दोनों ट्रेनर उस रेस्टोरेंट की तरफ इशारा करके कहते हैं इस रेस्टोरेंट के अंदर चलो, यहाँ अंदर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ज़ेंग कहता है इस रेस्टोरेंट के अंदर, अभी मैं इसमें से तो बाहर आया हूँ। ये कहते हुए ज़ेंग उस रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। अंदर जाके वो देखता है एक बूढ़ा आदमी वहाँ सामने खड़ा है, पूरा रेस्टोरेंट खाली है, उस आदमी के साथ में एक लड़की भी खड़ी है। वैसे मैं बता दूं ये ओल्ड मैन गाँव के ग्रैंडफादर हनवू है।
हानू उस आदमी से कहते हैं तुम्हारा नाम जेंग है ना? तभी हानू के असिस्टेंट उस आदमी के ऊपर एक कार्ड फेंक के मारती है। ये कार्ड सीधे जेंग के पास वाली दीवार पे लगता है। वो कार्ड इतनी तेज स्पीड से फेंका गया था कि उस दीवार के अंदर दरार पड़ जाती है। हानू आगे कहता है इस कार्ड का पासवर्ड 6 टाइम 5 है और इस कार्ड की कीमत 5 मिलियन क्रेडिट है। मुझे यकीन है तुम्हारे टाइम की कीमत इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जेंग कहता है अच्छा तो आप मुझे मारना चाहते हैं? हानू कहता है नहीं, अभी हम ऐसा नहीं चाहते। किसी को भी मारना हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन अब हमें इसमें मज़ा नहीं आता। ऐसे काफ़ी देर तक उन दोनों के बीच काफ़ी लंबी बातें चलती रहती है। एंड में हानवू जिस होटल के अंदर गाँव रुका था उस होटल की तरफ देख के सोचते हैं मेरे पोते गाँव हमें मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया है, क्या अब हमें मिलना चाहिए? इसी समय गाँव भी जिस होटल के अंदर हानू बैठा है उस होटल की तरफ देख के सोच रहा है आखिर इसके पीछे हाथ किसका हो सकता है? किसने मुझे इस कंपटीशन से बाहर निकालने के लिए इतनी बड़ी कीमत दी है? लेकिन अब जब मैंने इसके लिए मना कर दिया है तो मुझे यकीन है वो मुझे बाहर निकालने के लिए कोई और कोशिश करेंगे। यही सोचते हुए गाँव अपने बेड पे लेट जाता है और कहता है मुझे इस बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए, अभी अच्छा होगा मैं थोड़ा टाइम आराम करूं। तभी गाँव के गेट पे कोई नॉक करता है। गाँव सोचता है लगता है वो आदमी फिर से आ गया। गाँव धीरे धीरे गेट के पास जाता है। बाहर से किसी ओल्ड मैन की आवाज़ आती है क्या बात है लड़के, इतनी जल्दी सो गए क्या? गाँव गेट के पास आकर गेट का लॉक ओपन करता है। गेट का लॉक खोलते ही बाहर से एक आदमी अंदर आता है। ये गाँव के ग्रैंडफादर हानवू है। वो गाँव को देखे कहते हैं तुमसे मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया। गाँव भी उन्हें देखते पहचान जाता है और ग्रैंडपा कहकर उनके गले लग जाता है। हानवू आगे कहते हैं गाँव पिछले कुछ सालों में तुम काफ़ी लंबे हो गए हो और समझदार भी। फिर गाँव अपने ग्रैंडपा को अपने रूम में बैठाता है। हानवू गाँव से कहते हैं मैं हमेशा से तुम पर नजर रखे हुए था, मैं देख रहा हूँ तुम काफ़ी स्ट्रांग हो गए हो, तुम एक बहुत अच्छे ट्रेनर बन गए हो। गाँव कहता है नहीं इतना भी कुछ खास नहीं है। हानवू कहता है नहीं ये बहुत बड़ी बात है, तुमने ये खुद से किया है बिना किसी मदद के। गाँव कहता है अच्छा ऐसी बात है तो आप बताइए मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ, मेरे मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हानवू कहता है नहीं मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए, मेरी जो भी प्रॉब्लम है वो मैं खुद संभाल सकता हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में बात करने आया हूँ। मुझे पता चला अभी किसी ने तुमसे बात की थी कि तुम इस एग्ज़ाम से अपना नाम वापस ले लो। उसने ये सब जिग्विन सिटी के मेयर हैन मिगविन के कहने पर ऐसा किया था। हैन मिगविन के पास तुम्हें इस कंपटीशन से बाहर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, वो हार नहीं मानेगा, वो अभी भी तुम्हें इस कंपटीशन से बाहर निकालने का कोई तरीका ढूंढ रहा होगा। तुम उसके टारगेट पे आ चुके हो, वो तुम्हें इस कंपटीशन निकालने के लिए हर हद तक गिर जाएगा। गाँव कहता है आप कहना क्या चाहते हैं? हैंगू कहता है तुम इसे इस तरह समझो, हो सकता है तुम्हारे पास कोई लड़की तुम्हें खाने के लिए बुलाने आए और तुम उसके साथ खाने के लिए चले जाओ, फिर थोड़ी देर बाद वो तुम पर ही रेप अटेम्प्ट का चार्ज लगा दे। अब क्योंकि ये कंपटीशन एक लाइव प्रोग्राम है, कोई भी टीवी के ऊपर एक रेपिस्ट को देखना नहीं चाहेगा, इसलिए तुम्हें इस कंपटीशन से निकाल दिया जाएगा। इसी तरह की वो कोई भी गंदी से गंदी चाल रख सकता है। उसे लगता है तुम अकेले हो, तुम खुद को बचा भी नहीं पाओगे, लेकिन अब तुम्हारे साथ मैं हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। गाँव कहता है ग्रैंडपा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हनवा ये कहते हैं मैं चाहता हूँ तुम इस कंपटीशन से अपना नाम वापस ले लो। ये सुनकर गाँव हंसते हुए कहता है ठीक है मैं कल इस एग्जाम से अपना नाम वापस ले लूँगा। हानवू कहता है क्या तुम इतनी आसानी से मान गए? मैंने तुमसे केवल एक बार कहा और तुमने अपनी महीनों की मेहनत खराब करने को तैयार हो। गाँव कहता है हाँ मैं तैयार हूँ, आप मेरे ग्रैंडपा हैं, आपने कुछ सोच के ही कहा होगा। हानवू कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने कुछ सोच के कहा है। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ताकतवर मॉन्स्टर ट्रेनर्स है, वो इस दुनिया को अपने मॉन्स्टर्स की मदद से तबाह करना चाहते हैं। जैसे उनकी ताकत बढ़ती जा रही है उनका लालच भी बढ़ता जा रहा है। उन्हें रोकने के लिए हमें उनसे भी ताकतवर एक ट्रेनर की जरूरत है। मुझे तुम में एक बहुत ही ताकतवर मॉन्स्टर ट्रेनर दिखाई देता है, तुम्हें अपना टाइम इस बेकार कंपटीशन में वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। गाँव कहता है ग्रैंडपा मेरा एक क्वेश्चन है, सोचिए अगर कभी मैं बहुत ताकतवर मॉन्स्टर ट्रेनर बन गया, उसके बाद मैंने इस दुनिया पे काबू करने की कोशिश की, तो आप क्या करेंगे? आप मेरा साथ देंगे या फिर मेरे खिलाफ होंगे? हानवू कहता है मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर हानवू वहाँ जाने लगते हैं और जाते गाँव से कहते हैं मुझे पता है तुम्हें इस एग्जाम से अपना नाम वापस लेने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ 3 महीने बाद जब इस एग्जाम का 3rd राउंड होगा तब मैं तुम्हें इस एग्जाम का जज बना दूंगा। तुम्हें बस इसके बदले इन 3 महीनों में बहुत हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी और अपने आप को बहुत ताकतवर बनाना होगा। गाँव कहता है जिस एग्जाम में मैं पार्टिसिपेट करने वाला था आप मुझे उसी एग्जाम का जज बना देंगे, ये तो बहुत ही अच्छा होगा। मेरे साथ के ट्रेनर मुझे जज बना देख बहुत ज़्यादा चौंक जाएंगे। यहाँ से शिफ्ट होता है, गाँव ने उस एग्जाम से अपना नाम वापस ले लिया है और वो छगान सिटी लौट गया है। इस समय वो छगान सिटी के एयरपोर्ट पे है, उसके साथ उसके सारे मॉन्स्टर्स है। गाँव बिल्कुल भी खुश नहीं है। तभी गाँव के फ़ोन पे किसी का कॉल आता है। गाँव फ़ोन उठाता है, ये कॉल हंटर एसोसिएशन के हेड डायरेक्टर फेंग का था। फेंग गाँव से कहते हैं गाँव मुझे पता चला तुम छगान सिटी लौट चुकी हो,
मुझे तुमसे कुछ काम था, क्या हम मिल सकते हैं? गाओ कहता है मैं भी हंटर एसोसिएशन नहीं आने वाला था, हम वहीं मिल लेंगे। फैंग कहते हैं नहीं, अब मैं वहाँ नहीं हूँ, मैंने हंटर एसोसिएशन छोड़ दिया है। गाओ कहता है ऐसा क्यों, क्या आपको वो काम पसंद नहीं था? फैंग कहते हैं नहीं, मुझे वो काम बहुत पसंद था, लेकिन एसोसिएशन में कुछ गलत लोग आ गए हैं, इसलिए मैंने उस काम को छोड़ दिया है। अब मैं मिलिट्री के लिए काम कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारा काम है, तो क्या कहते हो, तुम मेरी मदद करोगे? गाओ कहता है हाँ मैं तैयार हूँ। अब सीधे पॉइंट पे आते हैं, आपको मुझसे क्या काम है? फैंग कहता है तुमने इंसानों पे अटैक करने वाले अर्थवॉर्म्स के बारे में तो सुना ही होगा, मुझे पता चला है तुम्हारा उनसे एक बार सामना हो चुका है। हमें खबर मिली है दिल्ली डेजर्ट में एक अर्थवॉर्म लॉर्ड टीयर तक इवॉल्व हो गया है। गाओ कहता है तो इसमें दिक्कत क्या है, क्या आप उस लॉर्ड टीयर मॉन्स्टर को पकड़ना चाहते हैं? फैंग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं चाहते। दिल्ली डेजर्ट में पहले से ही एक लॉर्ड टीयर का मॉन्स्टर है, अब वहाँ पे 2 लॉर्ड टीयर के मॉन्स्टर हो गए हैं। हमें लगता है ये दोनों आपस में लड़कर एक दूसरे को खत्म कर देंगे, इसलिए हम इन दोनों को मिलने से रोकना चाहते हैं। वैसे हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये सारा काम मिलिट्री संभाल लेगी, हमें केवल उनकी मदद करनी है। गाओ कहता है लेकिन मेरे मॉन्स्टर इतने ताकतवर नहीं है कि लो टियर के मॉन्स्टर का सामना कर सके। फैंग कहते हैं तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने मिलिट्री से 2 बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर को बुला लिया है, वो हमारे साथ होंगे। गाओ कहता है क्या बात है, आपने तो पूरी तैयारी कर रखी है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर फैंग बहुत खुश हो जाते हैं, वो चिल्लाए कहते हैं क्या तुम तैयार हो, हमें अगले 2 दिन में निकलना है। गाओ कहता है ठीक है, जब भी चलना हो आप मुझे बोल देना, मैं आपके साथ चल लूंगा। ये कहते हुए गाओ फोन काट देता है, फिर वो आगे चलने लगता है। बाहर उसे टैंक टैंक मिलती है, टैंक टैंक गाओ को लेने के लिए आई थी। टैंक टैंक के साथ में एक छोटा सा मॉन्स्टर है जो बहुत मोटा है। गाओ उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है और कहता है ये इतना मोटा मॉन्स्टर कौन सा है, कहीं ये फ्लेमी तो नहीं? यहाँ से शिफ्ट होता है, गाओ डायरेक्टर फैंग के साथ एक जंगल के अंदर है। गाओ के साथ में उसके सारे मॉन्स्टर्स हैं फ्लेमी को छोड़कर। फिर हम देखते हैं गाओ के साथ टैंक टैंक भी अपने 2 मॉन्स्टर्स को लेकर उस जंगल के अंदर आई हुई है। गाओ टैंक टैंक के मॉन्स्टर को देख के कहता है आपके मॉन्स्टर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर गाओ को एक इंटरफेस शो होता है जिसपे लिखा है मॉन्स्टर नेम शैडो जेप्लूरा, मॉन्स्टर लेवल 39, मॉन्स्टर ग्रेड परफेक्ट, मॉन्स्टर एबिलिटी हार्ड एंड स्किल लेवल 2। ये बड़ा गाओ सोचता है अब मुझे समझ में आ रहा है ग्रैंडपा ने टैंक टैंक को मेरी मदद करने के लिए क्यों भेजा, उसके पास इतने ताकतवर मॉन्स्टर जो हैं। फिर फैंग गाओ को 2 मिलिट्री के ट्रेनर से इंट्रोड्यूस कराता है, एक का नाम है लिन ट्विंग जिसके पास लेवल 24 का पिक और लेवल 21 का एक स्नेक है, और दूसरे के पास एक क्वीन ही जिसके पास लेवल 27 का एक फ्लेमिंग बर्ड है। फिर फैंग आगे कहते हैं चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, सब लोग बिल्कुल शांत रहना। ये कर वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वो सभी एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत सारे अर्थवॉर्म बैठे हुए हैं। फैंग एक पत्थर के पीछे छुपकर बाकी सबसे कहते हैं मुझे लगता है वो लॉर्ड अर्थवॉर्म भी यहीं पर है, ये सभी छोटे छोटे अर्थवॉर्म उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सब लोग बिल्कुल शांत रहना, कहीं वो छुपके से हम पर अटैक ना कर दे। तभी गाओ को कोई आवाज सुनाई देती है। गाओ डायरेक्टर फैंग से कहता है डायरेक्टर फैंग कुछ आ रहा है। वो सभी देखते हैं एक बड़ा सा चिकन भागते हुए चिल्लाते हुए उनकी तरफ आ रहा है। डायरेक्टर फैंग कहते हैं नहीं ये हमारी तरफ नहीं आ रहा, ये इन अर्थवॉर्म की तरफ जा रहा है। और फिर ऐसा ही होता है, वो चिकन उन सबके ऊपर से कूदता हुआ उन अर्थवॉर्म के पास चला जाता है और उनके ऊपर अटैक करने लगता है। फैंग कहते हैं ये यहाँ पर इन अर्थवॉर्म को खाने के लिए आया है। तभी वो चिकन कुछ अर्थवॉर्म पे अटैक करने के बाद देखता है सारे के सारे अर्थवॉर्म वहां से गायब हो चुके हैं। गाओ कहता है सारे अर्थवॉर्म कहाँ गए? फैंग कहते हैं वो सभी जमीन के नीचे चले गए हैं, जब भी कोई उन पे अटैक करता है वो सभी ऐसे ही छुप जाते हैं। फिर वो चिकन उस जगह पर उन अर्थवॉर्म को ढूंढने लगता है। तभी एक अर्थवॉर्म जमीन में से निकलकर उस चिकन का पैर पकड़ लेता है। वो चिकन उड़ के उस अर्थवॉर्म से अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी जमीन के नीचे से सैकड़ों अर्थवॉर्म बाहर आ जाते हैं और उस चिकन को पकड़कर जमीन पर गिरा देते हैं। उसके बाद वो सैकड़ों अर्थवॉर्म एक साथ मिलकर उस चिकन के ऊपर अटैक करते हैं और उसे नोच नोच से खा जाते हैं। गाओ कहता है ये चिकन तो मर गया, ये यहाँ पर इन अर्थवॉर्म को शिकार करने आया था, लेकिन यहाँ तो इसका ही शिकार हो गया। डायरेक्टर फैंग कहते हैं यहाँ पर ऐसा ही होता है, जब कोई अर्थवॉर्म संख्या में बहुत ज्यादा आते हैं तब कोई भी इनका सामना नहीं कर सकता। तभी टैंग उन दोनों से कहती है बिल्कुल चुप रहो, इससे बड़ी प्रॉब्लम इस तरफ आ रही है। गाओ देखता है एक पहाड़ के ऊपर से एक बहुत बड़ी स्पाइडर उनकी तरफ आ रही है। थोड़ा गौर से देखने पर गाओ को पता चलता है उस स्पाइडर की एक तरफ की आंखें खराब हो चुकी है, उस पे किसी मॉन्स्टर ने खरोच मार रखी है। गाओ से देख के कहता है ये तो वही स्पाइडर है जिसका मैनेजर लिक्यू ने सामना किया था, इससे फाइट में उनके सारे मॉन्स्टर्स मर गए थे, वो खुद भी इससे बड़ी मुश्किल से बच पाए थे। फैंग कहते हैं तुम्हें कैसे पता ये वही है? गाओ कहता है मैनेजर ली ने मुझे बताया था, उनके एक मॉन्स्टर ने उस स्पाइडर की एक आंख खराब कर दी थी। इस स्पाइडर को देखो, इसका भी एक आंख खराब है और इस पे भी वैसा ही निशान है। ऐसे निशान एक मेंटिस के द्वारा ही किए सकते हैं जो मैंने इवॉल्व किए थे। फिर गाओ को उस स्पाइडर को देखकर एक इंटरफेस शो होता है जिसमें लिखा है मॉन्स्टर नेम हॉरिफाइंग फीमेल स्पाइडर, मॉन्स्टर लेवल 41.5, मॉन्स्टर एट्रीब्यूट रॉक, मॉन्स्टर वीकनेस वाटर, मॉन्स्टर एबिलिटी स्पाइडर स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ स्किल। गाओ कहता है ये स्पाइडर लॉर्ड लेवल पे पहुंचने वाली है,
फैंग कहते हैं मिलिट्री ने हमसे कहा था इस स्पाइडर को बाकी लो लेवल के स्पाइडर्स ने मार दिया होगा, इससे हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन यहाँ तो ये जिंदा है, हमें इससे भी खतरा है, यह हमें खत्म कर सकती है। तभी टैंग टैंग डायरेक्टर फैंग से कहती है इस स्पाइडर की चिंता मत करो, मैं और गाओ पैंग इस स्पाइडर को हरा देंगे। ये कर टैंग टैंग उस स्पाइडर की तो जाने लगती है। गाओ पैंग भी टैंग टैंग के पीछे चलता है। फिर वो टैंग टैंग से पूछता है हम आपकी किस तरह से मदद करें। टैंग टैंग कहती है बस मेरे पीछे खड़े रहो और आसपास नजर रखो। फिर डायरेक्टर फैंग भी टैंग टैंग से पूछते हैं हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं। टैंग टैंग कहती है नहीं मुझे जरूरत नहीं है, तुम सब ज्यादा ताकतवर नहीं हो, तुम मेरी किसी भी तरह से मदद नहीं कर पाओगे, तुम बस काम खराब कर दोगे। डायरेक्टर फैंग कहते हैं इतनी बेइज्जती। फिर टैंग टैंग अपने हाथ में जिस कैट को पकड़ रखी थी उसे जमीन पे गिराती है और उसे कहती है सॉफ्टी तैयार हो जाओ, अब हमें फाइट करनी है। ये सुनते हुए कैट अपने सेकंड फॉर्म में आ जाती है। अब वो दिखने में एक बड़े से ब्लैक कलर की लेपर्ड जैसी दिख रही है। इसके बाद में उस लेपर्ड और उस बड़ी सी स्पाइडर के बीच फाइट शुरू हो जाती है। वो स्पाइडर पहले उस लेपर्ड के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। वो लेपर्ड फुर्ती से उस स्पाइडर पर कूदती हुई उसके पीछे चली जाती है और उसके ऊपर अपने क्लो से एक जोरदार अटैक करती है। इससे उस स्पाइडर की क्रोच फट जाती है। डायरेक्टर फैंग टैंग टैंग से कहते हैं आपकी ये मॉन्स्टर तो बहुत स्ट्रांग है। टैंग टैंग कहती है लेकिन इतना काफी नहीं है, हमें और भी कुछ करना होगा। तभी टैंग टैंग का दूसरा गिरगिट जैसा मॉन्स्टर अपनी जीभ की मदद से उस स्पाइडर के एक पांव को पकड़कर जोर से खींच लेता है। इससे वो स्पाइडर जमीन पर गिर जाती है। फिर वो स्पाइडर जल्दी से उठकर उस ब्लैक लेपर्ड के ऊपर अपने पैर से अटैक करने की कोशिश करती है। वो लेपर्ड कूदकर उस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर वो स्पाइडर उस लेपर्ड के ऊपर लगातार स्पाइडर पर अटैक करने लगती है। वो लेपर्ड इधर से उधर भागकर उन सभी अटैक को डॉज कर लेती है। उस लेपर्ड की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। ये देखकर गांव सोचता है हम क्या करें, हमारे पास कोई ऐसा अटैक नहीं है जो इस स्पाइडर के ऊपर इफेक्ट करे, हम इतने ताकतवर नहीं है, लेकिन मैं कुछ तो मदद करना चाहता हूँ। ये उसको गांव डम्बी से कहता है डम्बी अपनी स्पेशल स्किल का यूज करो। ये सुनकर डम्बी अपने हार्ट को जोर से दबाने लगता है। इससे उस स्पाइडर थोड़ी बेहोश होने लगती है। फिर गांव टैंग टैंग से कहता है इतना काफी नहीं है, हमें और भी कुछ करना होगा। टैंग टैंग कहती है मैं समझ गई। फिर टैंग टैंग अपने उस लेपर्ड से कहती है अटैक करो। लेपर्ड तुरंत एक तेज स्पीड से भागता हुआ उस स्पाइडर के एक पैर पर अटैक करता है। इससे उस स्पाइडर का एक पांव टूट जाता है। फिर टैंग टैंग और गिरगिट सा मॉन्स्टर उस स्पाइडर के पास जाकर उसके पैर को बहुत जोर से काट लेता है। ये बात थोड़ी सी ज्यादा थी कि उस स्पाइडर का दूसरा पांव भी टूट जाता है। अब उस स्पाइडर को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो अपने एक पांव से उस लेपर्ड के मुक्का मारती है। इससे गांव को इंटरफेस होता है जिसपे लिखा है लाइट इंजरी। फिर वो स्पाइडर अपने दूसरे पांव से उस गिरगिट के मुक्का मारती है। इससे उस गिरगिट के मुंह से खून बहने लगता है और गांव को इंटरफेस होता है मिड इंजरी। ये देखकर गांव टैंग टैंग से कहता है टैंग टैंग ये भी काम नहीं कर रहा, हमें कुछ और करना होगा, ये स्पाइडर अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। टैंग टैंग कहती है गांव तुम चिंता मत करो, अभी तक मैंने अपना ट्रम्प कार्ड यूज नहीं किया है। तभी वहां पर एक दूसरे मॉन्स्टर की चीखने की आवाज आती है। ये आवाज आसमान से आ रही थी। गांव आसमान की तरफ देखता है, वहां पर एक बहुत ही बड़ा पंछी आसमान में उड़ रहा है। फिर वो टैंग टैंग के पास जमीन पे आके बैठता है। गांव उस पंछी को देखता है, वो एक लॉ टियर का मॉन्स्टर है। गांव से देख के कहता है टैंग टैंग तुम्हारे पास एक लॉ टियर का मॉन्स्टर है, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। गांव उस मॉन्स्टर को देख ही रहा होता है कि तभी वो मॉन्स्टर जोर से हवा में चलता है और उस स्पाइडर के ऊपर एक अटैक करता है। यह अटैक इतना खतरनाक था कि उस स्पाइडर के सारे पांव एक साथ कट जाते हैं। ये मिशन इतनी आसानी से पूरा हो गया। ये देखकर फैंग और बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। गांव फैंग से कहता है देखो ये मिशन पूरा हो गया, अभी स्पाइडर कहीं मूव नहीं कर सकती। फैंग कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब हमें यहाँ चलना चाहिए। फिर वो सभी अपने घर की तरफ चले जाते हैं। टैंग गांव के साथ गांव की विलेज की तरफ जाती है। गांव टैंग से पूछता है अब हम स्पाइडर क्या करेंगे। टैंग कहती है देखते क्या करना है, हम चाहें तो उसे तुम्हारे ग्रैंडफादर को दे सकते हैं, वो इसे एज ए टेस्ट सब्जेक्ट यूज कर लेंगे। गांव कहता है वैसे मैं 3 महीने फ्री हूँ, क्या तुम मुझे कोई अच्छा सा काम सजेस्ट कर सकती हो। टैंग कहती है तुम चाहो तो तुम्हारे ग्रैंडफादर के साथ काम कर सकते हो। गांव कहता है ये तो काफी अच्छा आइडिया है। फिर वो सभी अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। गांव अपने विला के अंदर है, वो अपने सभी मॉन्स्टर्स को खाना खिलाता है और चांद को देख के कहता है अब कल से एक नई जर्नी शुरू होगी। यहाँ से मैं सीरीज को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा क्योंकि इस सीन में कुछ भी खास नहीं हुआ है। हम देखते हैं गांव अगले दिन एक प्लेन में बैठकर दूसरी सिटी की तरफ जा रहा है जिस सिटी का नाम युनजू है। गांव के ग्रैंडफादर ने अपना पूरा बिजनेस इसी सिटी के अंदर सेटअप कर रखा है। गांव के साथ में टैंग टैंग भी है। फिर हमें एक दिन पहले का सीन दिखाते हैं। टैंग टैंग ने गांव के ग्रैंडफादर हानवू को गांव के आने की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। हानवू इस समय एक समुद्र के अंदर एक मॉन्स्टर पकड़ने के लिए गए हैं। वो इस समय एक बोट के ऊपर है। तभी वहां पर उस बोट से बड़ा एक बड़ा सा मॉन्स्टर वहां आ जाता है। हानवू के साथ में एक आदमी है। वो हानवू से कहता है सर छुप जाइए, हमें थोड़ा सा कवर ले लेना चाहिए। हानवू कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये सब जल्दी से खत्म करना है, मेरा पोता मुझसे मिलने आने वाला है, मुझे उससे मिलने जाना है। ये कर हानवू जो सीटी बजाते हैं, उनके सीटी बजाते ही वहां पर एक बड़ा सा व्हाइट कलर का ड्रैगन आ जाता है। वो वहां आते ही उस दूसरे मॉन्स्टर को गर्दन से पकड़कर मार देता है। फिर हानवू कहते हैं इस मॉन्स्टर को पकड़कर किनारे ले चलो, इस मॉन्स्टर की कीमत बहुत ज्यादा है। फिर हम देखते हैं गांव अभी तक हानवू के ऑफिस में नहीं पहुंचा है।
जैसे ही गाओ अपने ग्रैंडफादर हानवू के ऑफिस में पहुंचता है, उससे वहां पर उसे ग्रैंडफादर खड़े मिलते हैं। इसके बाद उन दोनों में बात होने लगती है। ये बातें काफी लंबी चलती है। एंड में हानवू कहते हैं, मैं तुम्हें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का चार्ज देता हूँ। गाओ कहता है सही है। फिर हानवू एक आदमी को बाहर से अंदर बुलाते हैं और उससे कहते हैं, तुम गाओ को ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का सारा चार्ज समझा दो। फिर वो गाओ से कहते हैं, गाओ तुम इनके साथ जाओ, ये तुम्हें सब समझा देंगे। फिर गाओ उस आदमी के साथ चला जाता है। वो आदमी गाओ को कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस कराता हुआ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में लेके जाता है और वो गाओ से कहता है, ये जगह है जहाँ पर लोग अपने मॉन्स्टर को ट्रेन करने के लिए आते हैं। बेसिकली ये मॉन्स्टर्स के लिए एक जिम है। ये सुनकर गाओ सोचता है, हाँ ये मेरे लिए भी काफी अच्छा रहेगा, मैं यहाँ पर अपने मॉन्स्टर्स को भी ट्रेन कर पाऊंगा। फिर गाओ उस जगह पे पहुंचता है। गाओ को वहां पर काफी सारी चीजें दिखाई देती है। गाओ वहां पर फ्लेमी को ट्रेन करने लगता है। फिर शाम हो जाती है। गाओ वहां पर आराम करने लगता है। तभी गाओ देखता है एक बच्चा एक सीवर से होता हुआ उस जिम के अंदर आ रहा है। उसके साथ में एक मॉन्स्टर है। वो वहां पर अपने मॉन्स्टर को ट्रेन करने लगता है। तभी गाओ उस लड़के के सामने आ जाता है। वो लड़का गाओ को देखकर वहां से भागने लगता है। गाओ से कहता है, अगली बार सीवर से होते हुए इस जिम के अंदर मत आना। ये सुनकर लड़का निराश होकर वहां जाने लगता है। गाओ कहता है, मैंने कहा इस सीवर से होते हुए इस जिम के अंदर मत आना, मैं तुम्हें एक एंट्री पास देता हूँ, तुम इससे डायरेक्ट इस जिम के अंदर आ सकते हो। अगर कोई तुम्हें रोके तो तुम सीधे मेरा नाम लेना। यहाँ से काफी दिन बीत जाते हैं। वो लड़का भी गाओ के साथ उस जिम में आने लगता है। गाओ ने फ्लेमी को ट्रेन कर करके लेवल 21 तक पहुंचा दिया है। इसी टाइम में गाओ ने शिली को भी परफेक्ट लेवल पे इवॉल्व कर दिया है। इवॉल्व होने के बाद भी शिली ने गाओ के सर चिपकना बिल्कुल नहीं छोड़ा है। वो अभी भी पहले जैसी ही है। फिर गाओ अगले दिन सुबह सुबह उस जिम के अंदर पहुंचता है। वहां पहुंच को देखता है एक जगह पर काफी सारे लोगों की भीड़ जमा है। गाओ से पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है। उनमें से एक आदमी गाओ से कहता है, इन लोगों का कहना है यहाँ पर एक मॉन्स्टर आया था जिसने यहाँ के काफी सारे वर्कर्स पर अटैक कर दिया है और उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया है। कुछ वर्कर्स तो इतने ज्यादा घायल थे कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। एक वर्कर की तो मौत भी हो गई। गाओ उस आदमी से पूछता है, अब वो मॉन्स्टर कहाँ है। वो आदमी एक सीवर की तरफ इशारा करके कहता है, वो इस तरफ गया है। ये सुनकर गाओ उस सीवर के अंदर देखने लगता है और फिर उस आदमी से कहता है, मैं इसके अंदर जाऊंगा। ये सुनकर उस जिम का सिक्योरिटी गार्ड जिसके पास एक मेंटिस जैसा मॉन्स्टर है, वो गाओ से कहता है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। गाओ कहता है, तुम कैसे चलोगे, तुम्हारे पास तो ये बेकार सा मेंटिस जैसा मॉन्स्टर है, ये सीवर के अंदर किसी भी काम में नहीं आएगा। किसी भी डार्क ट्रैक की फाइट में ये किसी काम नहीं आते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मेरा ये मॉन्स्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। गाओ कहता है, हर मॉन्स्टर की कुछ लिमिटेशन होती है, ये मॉन्स्टर खुले में फाइट करने के लिए होते हैं। इन मॉन्स्टर से ऐसी बंद जगहों पर और ऐसी अंधेरी जगहों पर फाइट कराना बहुत नुकसानदायक हो सकता है, इनकी मौत भी हो सकती है। ये कहते हुए गाओ उस सीवर के अंदर चला जाता है। गाओ ने अपने साथ डम्बी को नहीं लिया है क्योंकि डम्बी का साइज बहुत बड़ा है और वो उस सीवर के अंदर फिट नहीं हो सकता। इस समय गाओ के साथ में उसके 4 मॉन्स्टर डाजी, शिली, स्ट्रीपी और फिल्मी है। उस सीवर में थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद गाओ को उस सीवर के अंदर एक कॉकरोच जैसा मॉन्स्टर दिखाई देता है जो एक नॉर्मल सा मॉन्स्टर है। वो कॉकरोच मॉन्स्टर गाओ पे अटैक करने की कोशिश करता है। गाओ स्ट्रीपी से कहता है, स्ट्रीपी इसे बात करो जरा। स्ट्रीपी तुरंत उस कॉकरोच के ऊपर वेब शूट कर देती है और उसे जमीन से चिपका देती है। फिर डाजी उस मॉन्स्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक अटैक करता है। ये देखकर गाओ को लगता है वो मॉन्स्टर मर गया। तभी स्ट्रीपी को उस जले हुए कॉकरोच की स्मेल आती है। स्ट्रीपी गाओ से कहती है, क्या मैं उसे खा लूं? गाओ कहता है, खा लो। ये सुनकर स्ट्रीपी जल्दी से जाकर उस कॉकरोच को खाने लगती है। वो उसके ऊपर से पहले वेब हटाती है। जैसे वो उस वेब को हटाती है वो कॉकरोच उड़ने लगता है और वहां से भाग जाता है। ये देखकर गाओ सोचता है, ये कैसे हुआ, ये मॉन्स्टर जिंदा कैसे बच गया। गाओ ये सोच ही रहा होता है कि तभी फ्लेमी जल्दी से उछलकर उस मॉन्स्टर के ऊपर एक फ्लेम थ्रो अटैक करती है जो उसने अभी कुछ दिनों पहले ट्रेनिंग में सीखा था। जैसे ही वो फ्लेम थ्रो अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर पड़ता है वो मॉन्स्टर राख बनकर जमीन पर गिर जाता है। फ्लेमी का ये पहला मर्डर था, इसलिए गाओ और डाजी उसके लिए ताली बजाने लगते हैं। फिर गाओ कहता है, ये मॉन्स्टर इतना ताकतवर नहीं है कि वर्कर्स को पकड़कर अपने साथ ले जा सके। मुझे नहीं लगता इसने ऐसा किया है, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर गाओ आगे बढ़ता है। उसे आगे एक पैनल दिखाई देता है जिसकी मदद से एक गेट ओपन होता है जो एक फैक्ट्री का है। ये फैक्ट्री भी गाओ के ग्रैंडफादर हानवू की है। उस गेट की मदद से वो उस फैक्ट्री को उस सीवर से कनेक्ट करते हैं। किस्मत से गाओ को उस पैनल का कोड पता है। गाओ जैसे ही उस पैनल के ऊपर कोड डालता है वो गेट खुल जाता है। जैसे ही वो गेट खुलता है गाओ को अंदर हजारों की संख्या में मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। गाओ कहता है, ओह नो। इतने सारे मॉन्स्टर्स को देखकर गाओ बहुत ज्यादा चौंक जाता है। शुरुआत में तो सभी मॉन्स्टर बहुत ज्यादा शांत रहते हैं। गाओ उस रूम के अंदर जाता है। तभी गाओ को एक आवाज सुनाई देती है। गाओ सोचता है, ये आवाज कैसी। ये आवाज सुनकर वो सभी मॉन्स्टर्स गाओ पे अटैक करने लगते हैं। गाओ जल्दी से फ्लेमी से कहता है, फ्लेमी इन सभी को जला दो और डाजी तुम पीछे की तरफ नजर रखो, कोई हम पे पीछे से अटैक ना करे। गाओ की बात सुनकर फ्लेमी उन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर फ्लेम थ्रो अटैक करने लगती है। ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा है। फ्लेमी के अटैक से वो सब मर तो रहे हैं लेकिन इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। वो मॉन्स्टर इतने ज्यादा है कि वो धीरे धीरे गाओ के पास आते जा रहे हैं।
ये देखकर गांव सोचता है फ्लेमी अकेली इनका सामना नहीं कर सकती, थोड़ी देर में फ्लेमी थक जाएगी, फिर ये मॉन्स्टर एक साथ अटैक करके हम सबको मार देंगे। ये और गांव इधर उधर देखने लगता है। तभी गांव को उन सभी मॉन्स्टर्स का लीडर दिखाई जाता है जिसके मुंह से वो आवाज आ रही थी। उस मॉन्स्टर को देखकर गांव स्ट्रीपी से कहता है, स्ट्रीपी जल्दी से वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करो। गांव की बात सुनकर स्ट्रीपी अपने दोनों शील्ड से हाथों को आगे करके उस मॉन्स्टर की तरफ भागती है। जो भी मॉन्स्टर स्ट्रीपी के रास्ते में आता है वो स्ट्रीपी से टकराकर दूसरी तरफ गिर जाता है। ऐसे ही स्ट्रीपी भागते हुए उन मॉन्स्टर्स की भीड़ को चीरते हुए उस लीडर के पास पहुंच जाती है और उसके मुंह को पकड़कर उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देती है। इससे उन मॉन्स्टर का लीडर मर जाता है। अपने लीडर के मरते ही वो सभी मॉन्स्टर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। उन सभी मॉन्स्टर्स को वहां से भागता देख गांव सोचता है शायद मैं गलत था, शायद यही वो मॉन्स्टर्स थे जिन्होंने उन वर्कर्स को घायल किया है। अब जब मैंने इनके लीडर्स को मार दिया है तो अब ये ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। तभी गांव देखता है स्ट्रीपी पागलों की जैसे अपने सर को बार बार हिला रही है। गांव स्ट्रीपी से पूछता है, स्ट्रीपी क्या हुआ? स्ट्रीपी कहती है, मेरे मुंह में कुछ है जो मेरे मुंह में हिल रहा है। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं गांव स्ट्रीपी के मुंह के अंदर देख रहा है। गांव को स्ट्रीपी के मुंह के अंदर 3 छोटे छोटे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर गांव को एक इंटरफेस शो होता है जिसपे लिखा है मॉन्स्टर नेम डार्क डोडर, मॉन्स्टर लेवल 19, मॉन्स्टर ग्रेड परफेक्ट, मॉन्स्टर एट्रीब्यूट डार्क, मॉन्स्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एक टाइप के पैरासाइट है जो जिस भी मॉन्स्टर के साथ कनेक्ट होते हैं उस मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा पावर देते हैं। उस मॉन्स्टर की फिजिकल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बदले में कुछ ही टाइम में वो मॉन्स्टर मर जाता है। थोड़े टाइम में पैरासाइट मॉन्स्टर अपने होस्ट के ऊपर काबू कर लेते हैं और धीरे धीरे अपने होस्ट को खा जाते हैं। इसी प्रकार गांव फ्लेमी से कहता है, फ्लेमी अपनी चोंच का यूज करके इन पैरासाइट को स्ट्रीपी के मुंह से बाहर निकालो। पहले तो फ्लेमी मना कर देती है लेकिन गांव की जिद करने पर फ्लेमी मान जाती है और स्ट्रीपी के मुंह के अंदर से उन मॉन्स्टर्स को एक एक करके बाहर निकालने लगती है। तभी डाजी गांव से कहता है, मास्टर मुझे यहाँ पर किसी बहुत ही ताकतवर मॉन्स्टर के होने का एहसास हो रहा है, लेकिन चिंता मत कीजिए, वो हम पर अटैक करना नहीं चाहता। गांव कहता है, क्या तुम पूरी तरह श्योर हो? डाजी कहता है, हाँ पूरी तरह। फिर गांव इधर उधर देखने लगता है। गांव को एक सीवर की थोड़ी दूरी पर एक मॉन्स्टर की आग दिखाई देती है। उस आग को देखकर गांव को पता चलता है वो मॉन्स्टर लेवल 39 का है। गांव से देख के सोचता है अगर ये मॉन्स्टर हम पे अटैक करेगा तो हमें आसानी से हरा देगा, इसलिए हम इस मॉन्स्टर की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि हम इससे लड़कर भी जीत नहीं सकते। फिर गांव को एक चीज समझ में आती है। गांव सोचता है इस सीवर के अंदर इतना ताकतवर मॉन्स्टर कैसे हो सकता है? इतना हाई लेवल का मॉन्स्टर इस सीवर के अंदर होना बहुत मुश्किल है। मुझे ऐसा लग रहा है ये मॉन्स्टर ग्रैंडपा का है। ग्रैंडपा ने इस मॉन्स्टर को मेरे पीछे लगा रखा है ताकि ये जरूरत पड़ने पर मेरी मदद कर सके। ये सोचकर गांव उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है। वो मॉन्स्टर जैसे ही गांव को अपनी तरफ आता देखता है वो वहां से भाग जाता है। गांव सोचता है मैं सही था, वो मॉन्स्टर मेरे को अपनी तरफ आते देख ही भाग गया। फिर गांव स्ट्रीपी के मुंह से निकले उन पैरासाइट की तरफ देखता है, वो पैरासाइट वहां से भाग गए हैं। फिर गांव डाजी से कहता है, डाजी सुनकर पता लगाओ वो पैरासाइट किस तरफ गए हैं। अब यहाँ गांव को एक और चीज समझ में आती है। गांव सोचता है मुझे लगता है वो मॉन्स्टर जिसने उन वर्कर्स के ऊपर अटैक किया वो एक होस्ट मॉन्स्टर है। उसके ऊपर ऐसे किसी पैरासाइट ने काबू कर रखा है। इसका मतलब हो सकता है वो मॉन्स्टर खुद से ज्यादा ताकतवर ना हो, लेकिन इन पैरासाइट के साथ होने से वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है और ये पैरासाइट ही उसे इन वर्कर्स के ऊपर अटैक करने के लिए कह रहे हैं। तभी डाजी को उन पैरासाइट की खुशी मिल जाती है। वो इस दिशा में भागने लगता है। गांव भी उनके पीछे भागता है। उन्हें भागते भागते वो पैरासाइट दिख जाते हैं। गांव फ्लेमी से कहता है, फ्लेमी रोको इन्हें। इतना सुनकर फ्लेमी एक फ्लेम थ्रो अटैक करती है जो सीधे जाकर उन पैरासाइट की आगे लगती है। इससे पैरासाइट की भागने का रास्ता बंद हो जाता है। फिर गांव डाजी से कहता है, डाजी उस मॉन्स्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक अटैक करो। डाजी इलेक्ट्रिक अटैक करने वाला होता है कि तभी वहां पर एक चूहे जैसा मॉन्स्टर आ जाता है। वो चूहे जैसा मॉन्स्टर अपने 2 बड़े बड़े दांतों से डाजी के ऊपर अटैक कर देता है। डाजी उस मॉन्स्टर को अपने ऊपर अटैक करता हुआ देख लेता है और तुरंत अपने 2 हाथों से उस मॉन्स्टर के उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर गांव उस चूहे की तरफ देखता है। उस चूहे की एक आंख पे वैसा ही एक पैरासाइट है। उसे देखकर गांव डाजी से कहता है, डाजी इस मॉन्स्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक अटैक करो। डाजी वैसा ही करता है। जैसे ही डाजी उस मॉन्स्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक अटैक करता है उस मॉन्स्टर के ऊपर से वो पैरासाइट हट जाता है। उस पैरासाइट के हटते ही वो मॉन्स्टर जो पहले बहुत ही खतरनाक और ताकतवर दिख रहा था वो काफी नॉर्मल सा और कमजोर सा दिखने लगता है। फिर वो चूहा वहां से भाग जाता है। वो पैरासाइट वहीं जमीन पर गिर जाते हैं। अब उनके साथ में उनका होस्ट नहीं है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकते। फिर गांव उन पैरासाइट से उठाकर उस सीवर से बाहर चला जाता है। गांव को सीवर के बाहर 3 आदमी दिखाई देते हैं। वो गांव से पूछता है, अंदर का हालत कैसे हैं? गांव कहता है, अब सब कुछ कंट्रोल में है, हमने उस मॉन्स्टर को पकड़ लिया है। वो तीनों गांव से पूछते हैं, कहाँ है वो मॉन्स्टर? गांव कहता है, ये है ना। वो देखते हैं गांव के हाथ में छोटे छोटे 3 मॉन्स्टर्स है। वो तीनों ने देखकर गांव से पूछते हैं, क्या ये है वो? गांव कहता है, हाँ यही है वो। बाहर डम्बी भी खड़ा था। गांव तीनों मॉन्स्टर्स को डम्बी को पकड़ा देता है। डम्बी उन्हें अपने हाथ से पकड़ लेता है। तभी उन पैरासाइट्स में से एक डम्बी के हाथ में छूटकर डम्बी की बॉडी में घुसने की कोशिश करता है। गांव ये देख सोचता है, ये मॉन्स्टर क्या कर रहे हैं? डम्बी की बॉडी में ना खून है ना ही मांस, ये केवल एक स्केलेटन है। उसे डम्बी की बॉडी में मिलेगा क्या?
ये तो डंबी की बॉडी पे काबू भी नहीं कर सकते। तभी डंबी अपने हाथ में पकड़े उन दोनों मॉन्स्टर्स को अपने दूसरे हाथ से कुचल देता है। गाओ कहता है, डंबी ये तुमने क्या किया? डंबी कहता है, डंबी के साथ छेड़ नहीं। यहाँ से हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाते हैं। गांव के ग्रैंडफादर गांव के पास आते हैं और गांव से कहते हैं, कल सुबह 6 बजे मुझे ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर मिलना, तुम्हारी स्पेशल ट्रेनिंग शुरू होने का टाइम हो चुका है। गांव कहता है, ठीक है। फिर अगले दिन गांव बिल्कुल सही टाइम पे अपने सभी मॉन्स्टर्स के साथ उस ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर पहुंच जाता है। वहां पर उसके ग्रैंडफादर हानवू भी खड़े थे। हानवू गांव के आते ही गांव से कहते हैं, चलो 30 पुशअप्स लगाओ। गांव कहता है, मैं पुशअप्स लगाऊं? मुझे पुशअप्स लगाने की क्या जरूरत है? हम तो यहाँ इन मॉन्स्टर ट्रेनिंग के लिए आए थे ना। हानवू कहता है, नहीं, मैंने मॉन्स्टर ट्रेनिंग के लिए नहीं कहा था, मैंने कहा था कोई स्पेशल ट्रेनिंग होगी, यहाँ मैं तुम्हारी ट्रेनिंग कराऊंगा। गांव कहता है, मुझे ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? मेरे साथ मेरे मॉन्स्टर हमेशा रहते हैं, वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, मुझे ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। गांव के ग्रैंडफादर हानवू ये सुनकर कहते हैं, क्या तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है? फिर वो एक पेड़ के ऊपर जोर से किक मारते हैं। किक बढ़ते ही वो पेड़ टूट जाता है। ये देखकर गांव चौंक जाता है और सोचता है, ये केवल एक इंसान है, फिर भी इन्होंने इतने मजबूत पेड़ को केवल एक किक से तोड़ दिया, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग है। फिर हानवू आगे कहते हैं, तुमने अभी कहा तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारे प्रोटेक्टर्स है। ये बिल्कुल बेकार की बात है। हमेशा याद रखना, तुम मॉन्स्टर ट्रेनर हो, तुम्हारे मॉन्स्टर तुम्हारे पे डिपेंडेंट होने चाहिए, तुम तुम्हारे मॉन्स्टर के ऊपर नहीं। चलो अब तुम्हारे मॉन्स्टर्स के बारे में बात करते हैं। तुम्हें अभी तक ये बात तो पता चली चुकी होगी कि मॉन्स्टर्स हमें पावर देते हैं। जैसे तुम मॉन्स्टर्स को इवॉल्व करते जाओगे और उन्हें लेवल अप करते जाओगे, तुम्हारी पावर भी बढ़ती जाएगी, वो तुम्हें और ज़्यादा पावर देंगे। अभी जो तुमने ये किक देखी, ये मेरी पावर का 30% भी नहीं था। मेरे मॉन्स्टर्स मुझे बहुत ज़्यादा पावर देते हैं। फिर हानवू डाजी को देख कहते हैं, डाजी इलेक्ट्रिक टाइप है, मेरे पास भी एक मॉन्स्टर है जो इलेक्ट्रिक टाइप है, तो मुझसे मिलो, वो डाजी का लेवल अप करने में तुम्हारी मदद करेगा। ये कर हानवू एक नदी की तरफ देखकर जोर से थंडरकोर चलाते हैं। इतना कहते ही उस नदी के अंदर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर आता है। ये मॉन्स्टर एक बड़ा सा स्नेल है जिसकी 2 बड़ी बड़ी आंखें हैं। गांव उस मॉन्स्टर की आंखें देखते पहचान जाता है ये वही मॉन्स्टर है जो सीवर के अंदर गांव को पीछा कर रहा था। उस मॉन्स्टर को देखकर गांव का इंटरफेस होता है जिसमें लिखा है, मॉन्स्टर नेम थंडरकोर स्नेल, मॉन्स्टर लेवल 39, मॉन्स्टर ग्रेड एपिक, मॉन्स्टर एट्रीब्यूट इलेक्ट्रिक वाटर, मॉन्स्टर स्टेट हेल्दी। हानवू कहते हैं, ये मॉन्स्टर इलेक्ट्रिक और वाटर टाइप है, ये डाजी की ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिस दिन डाजी तुरंत गांव के पीछे जाकर छुप जाता है। गांव डाजी से कहता है, डाजी आगे बढ़ो, ये तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए अच्छा है। लेकिन डाजी नहीं मानता। गांव डाजी को और मारने की कोशिश करता है, फिर भी डाजी मना कर देता है। फिर गांव डंबी से कहता है, डंबी अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। डंबी गांव का इशारा समझ जाता है और डाजी को पकड़कर जबरदस्ती सामने फेंक देता है। डाजी कहता है, मुझे पता है तुम बदल गए हो, तुम्हारे पास बहुत सारे मॉन्स्टर्स हो गए हैं, इसलिए अब तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम बदल गए हो। गांव कहता है, अब ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो और ट्रेनिंग पे ध्यान दो। फिर हानवू जोर से चिल्लाकर अपने दूसरे मॉन्स्टर को बाहर बुलाते हैं, ये वो बड़ा सा ड्रैगन है। फिर हानवू गांव से कहते हैं, ये तुम्हारे मॉन्स्टर डंबी और स्ट्रीबी के लिए ठीक रहेगा। गांव उस मॉन्स्टर को देखता है। गांव को इंटरफेस होता है जिसपे लिखा है उस मॉन्स्टर का लेवल 50 है। गांव से देख के सोचता है, ये अब तक का मेरा देखा हुआ सबसे ज्यादा हाई लेवल का मॉन्स्टर है, ये डंबी और स्ट्रीबी को ट्रेन करेगा। हानवू कहते हैं, चलो फिर शुरू करते हैं। इसके बाद फाइट शुरू होती है। एक तरफ है ड्रैगन और दूसरी तरफ है डंबी और स्ट्रीपी। डंबी उस ड्रैगन को घूर रहा है, तभी वो ड्रैगन अपनी पूंछ से डंबी के ऊपर अटैक करता है। इससे डंबी घसीटता हुआ जमीन पे जाकर गिरता है। फिर स्ट्रीपी अपने एक स्पेशल पावर को यूज करती है जिससे जमीन के अंदर एक छेद हो जाता है, वो उन पत्थरों को कंट्रोल कर पाती है, वो अपने आप हवा में उड़ने लगते हैं। ये देखकर गांव कहता है, ये क्या बात है, स्ट्रीपी के अंदर एक स्पेशल स्किल आ गई है जो उसने अभी अभी सीखी है, अब देखते हैं ये क्या करती है। तभी स्ट्रीपी उन पत्थरों के हटने के कारण बने उस खड्डे के अंदर छुप जाती है। ये देखकर गांव सोचता है, ऐसा तो नहीं सोचा था। तभी वो ड्रैगन जैसा मॉन्स्टर अपने एक हाथ से स्ट्रीपी को उस खड्डे से बाहर निकालता है और उसे जमीन में फेंक के मारता है। इससे स्ट्रीपी 3 टप्पे खाकर जमीन पे गिरती है। इससे स्ट्रीपी को चक्कर आने लगते हैं। तभी स्ट्रीपी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये देखकर गांव कहता है, स्ट्रीपी को गुस्सा आ गया है, ये इसकी स्पेशल एबिलिटी रेज है, ऐसा इसने पहले भी किया था लेकिन इस बार हालात अलग है, हो सकता है ये खुद को घायल कर ले। इस समय स्ट्रीपी की बॉडी में से एक लाल लाइट निकल रही है और जोर से चलती है। उस ड्रैगन जैसे मॉन्स्टर के ऊपर एक टैकल अटैक करती है। इससे उस मॉन्स्टर की कुछ भी नहीं होता। वो अपनी उंगली के एक इशारे से स्ट्रीप को जमीन पे गिरा देता है। स्ट्रीप बुरी तरह जमीन पे जाकर गिरती है। अब डंबी को भी होश आ गया है। डंबी खड़ा होता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने दोनों हाथों से एक जोरदार मुक्का मारता है। डंबी के इस डबल एंड पंच से भी उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। वो मॉन्स्टर अपना एक हाथ घुमाता है और डंबी को जमीन पे गिरा देता है। फिर वो मॉन्स्टर देखता है, उसके पेट के ऊपर एक निशान है। डंबी का मुक्का अच्छी तरह से उस मॉन्स्टर के पड़ गया था। ये देखकर हानवू कहता है, डंबी तो थोड़ा ताकतवर है लेकिन तुम्हें और भी ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर वो गांव से कहता है, तुम रुको मत, ट्रेनिंग करते रहो, मैंने तुम्हें पुशअप करने के लिए कहा था ना। फिर गांव वहां पुशअप लगाने लगता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक फ्लैशबैक सीन दिखाते हैं जिसमें गांव अपने ग्रैंडफादर से कहता है, मैं यहाँ रहकर बोर हो गया हूँ, मैं अब वाइल्ड एक्सप्लोरेशन के लिए जाना चाहता हूँ।
हानवू कहता है नहीं, अभी तुम इस काबिल नहीं हो, तुम्हारे मोस्टर बहुत ज्यादा कमजोर है, तुम वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। गाओ कहता है लेकिन मैं जाना चाहता हूँ, मेरा बहुत मन है। हानवू कहते हैं ठीक है, अब तुम्हारा इतना ही मन है तो कल से मैं तुम्हारी स्पेशल ट्रेनिंग शुरू करूंगा। उस ट्रेनिंग के बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगा तुम वहां पे जाने लायक हो या नहीं, और जब तुम उस लायक हो जाओगे तब मैं तुम्हें खुद ही कह दूंगा। यहाँ सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। गाओ एक ग्राउंड के अंदर पुशअप्स मार रहा है, उसके साथ में उसके ग्रैंडफादर हानवू भी खड़े हैं। डम्बी और स्ट्रीपी हानवू के एक बड़े से ड्रैगन मोस्टर के साथ फाइट कर रहे हैं। इस समय फाइट पूरी तरह से एक तरफा है। गांव के दोनों मोस्टर इस फाइट में बुरी तरह से हार रहे हैं। ये देखकर गांव सोचता है ग्रैंडफादर ठीक कर रहे थे, अभी मैं उस जंगल में जाने लायक नहीं हूँ, मेरे मोस्टर काफी कमजोर है, लेकिन मुझे यकीन है वो थोड़े टाइम में ट्रेन होकर काफी ताकतवर हो जाएंगे। फिर गांव पुशअप मारते हुए डाजी को देखता है। डाजी को भी एक स्नेल जैसा मोस्टर ट्रेन कर रहा है। डाजी के साथ में फ्लेमी भी है। वो मोस्टर डाजी को एक स्पेशल अटैक दिखाता है जिसमें उस मोस्टर के आसपास अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिक बॉल्स बन जाते हैं। वो मोस्टर उन्हें कंट्रोल कर पाता है। ये देखकर फ्लेमी भी ऐसा करने की कोशिश करती है। वो जोर से फूंक मारकर अपने आसपास में एक फायरबॉल बना देती है, लेकिन वो केवल एक ही बना पाती है। स्नेल कहता है ये भी काफी अच्छा है, तुमने एक बना लिया, और कोशिश करो, तुम और अच्छा कर पाओगी। ये सुनकर डाजी भी कोशिश करता है और अपने आसपास वैसे इलेक्ट्रिक बॉल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वो काफी देर तक कोशिश करता है लेकिन फिर भी वैसा नहीं कर पाता। ये देखकर गाँव भी बहुत ज्यादा थक जाता है। वो पुशअप मारना रोक कर कहता है मैं अपनी हार मानता हूँ। यहाँ सीन 15 दिन बाद शिफ्ट होता है। गांव की सभी मोस्टर की ट्रेनिंग अभी भी जारी है। वो ड्रैगन जैसा मोस्टर डम्बी के ऊपर एक स्पेशल अटैक करता है। डम्बी उन सभी अटैक को डॉज करते हुए उस मोस्टर के पास जाता है। तभी वो ड्रैगन मोस्टर अपनी पूंछ से डम्बी के ऊपर अटैक करता है। डम्बी उस अटैक को भी डॉज करके उसी पूंछ का सहारा लेकर जोर से उछलता है और उस मोस्टर के ऊपर एक जोर से पंच मारता है। तभी वो मोस्टर फिर से डम्बी के ऊपर अटैक करने को जोड़ता है, लेकिन डम्बी तुरंत उछलकर उस अटैक को भी डॉज कर लेता है और घूमते हुए जमीन पर आके लैंड होता है। ये देखकर हानवू कहते हैं डम्बी काफी स्ट्रांग हो गया है, इसके रिफ्लेक्सेस भी काफी अच्छे हो गए हैं, लेकिन स्ट्रीपी इसमें कुछ खास सुधार नहीं आया है, इससे अभी और ट्रेनिंग करनी होगी। फिर हानवू फ्लेमी की तरफ देखे कहते हैं फ्लेमी ने भी इस टेक्निक को अच्छी तरह सीख लिया है, वो इन फायरबॉल्स को अच्छे से कंट्रोल कर पा रही है। वहीं डाजी भी इस टेक्निक को सीख रहा है, उसे अभी और कोशिश करनी होगी। उसने इन इलेक्ट्रिक बॉल्स को बना तो लिया है, लेकिन वो अभी से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। फिर गाँव शिली की तरफ देखता है और सोचता है शिली भी कमांडर टियर तक पहुंच चुकी है, अब उसके ब्लैक होल का साइज और ज्यादा बढ़ जाएगा, मैं उसके अंदर अब और ज्यादा सामान रख सकता हूँ। तभी हानवू गाँव के पास आते हैं और गाँव को एक बैग देते हुए कहते हैं ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। गाँव उस बैग के अंदर देखता है, उसके अंदर एक टैबलेट, एक मैप और एक कैंपास है। गाँव ये देखकर हानवू से पूछता है ये सब क्या है। हानवू कहते हैं तुम कह रहे थे ना तुम्हें वाइल्ड एक्सप्लोरेशन के लिए जाना है, अब तुम वहां जा सकते हो, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। ये जो मैप है ये यूजू सिटी के जंगल का है, इसके अंदर तुम्हें पता पड़ेगा कि किस एरिया में कौन से टाइप का मॉन्स्टर मिलते हैं। मैंने तुम्हें काफी कुछ सिखा दिया है, अब तुम्हें बाकी का खुद से सीखना होगा। गाँव कहता है ठीक है, मुझे कब निकलना है। फिर हम देखते हैं गाँव एक जंगल के अंदर है, उसके सारे मॉन्स्टर डम्बी के ऊपर चढ़े हुए हैं। गाँव के हाथ में एक मैप है। गाँव से देख के कह रहा है हम इस तरफ से आए थे, अब हमें इस तरफ जाना है। ये कहते हैं वो एक नदी पार कर रहे हैं। तभी एक व्हाइट कलर का पैंथर उनके ऊपर अटैक कर देता है। डम्बी तुरंत थोड़ा सा हिलकर उस अटैक को डॉच कर लेता है। फिर स्ट्रीपी उस पैंथर के ऊपर अपने शील्ड के हाथों से एक जोरदार अटैक करता है, इससे वो पैंथर दूर जाके गिरता है और वहां से भागने लगता है। फ्लेमी उसका पीछा करती है। गाँव से कहता है फ्लेमी मत जाओ, तुम्हें उसका पीछा करने की जरूरत नहीं है। तभी डाजी गाँव की तरफ देखता है। गाँव के ऊपर एक बेल जैसी कुछ अटैक करने के लिए आ रही है। डाजी तुरंत गाँव को धक्का देकर उस अटैक को बेकार कर देता है। फिर गाँव नदी के किनारे देखता है, वहां पर एक मॉन्स्टर है जो दिखने में एक पेड़ जैसा है। गाँव से देखिए कहता है आज हम पर 2 मॉन्स्टर्स ने अटैक किया है, क्या इन्हें लग रहा है हम बहुत कमजोर है, अब इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। फिर गाँव डाजी और फ्लेमी से कहता है जल्दी से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करो। ये सुनकर दोनों उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं। फ्लेमी उस मॉन्स्टर के ऊपर फायरबॉल अटैक करती है और डाजी उसके ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक अटैक करता है। ये अटैक बढ़ते ही वो मॉन्स्टर पूरी तरह से भस्म हो जाता है। फिर गाँव उस नदी के बाहर निकलता है। गाँव को उस नदी किनारे एक गुफा दे देती है। गाँव कहता है ये गुफा थोड़ी सेफ लग रही है, हम इसके अंदर थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। ये कर गाँव और उसके सारे मॉन्स्टर उस गुफा की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही गाँव उस गुफा के पास पहुंचता है, उस गुफा के अंदर से एक पीले कलर का बतख जैसा मॉन्स्टर बाहर आता है। उस बतख को देखकर गाँव को थोड़ा मूड खराब हो जाता है। गाँव कहता है चलो हम आराम नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर गाँव उस बतख जैसे मॉन्स्टर से कहता है तो हमारे तो सामने आ गए, लेकिन फिर कभी किसी इंसान के सामने मत आना, क्योंकि हम तो तुम्हें छोड़ रहे हैं, हो सकता है वो तुम्हारे साथ कुछ कर दे। ये करो सभी काफी दूर निकल जाते हैं। फिर डाजी गाँव से कहता है मुझे काफी भूख लगी है, ऐसा करते हैं हम उस बतख को पकड़ लाते हैं, फिर हम उसे खा लेंगे। गाँव डाजी से कहता है तुमने सुबह से किया ही क्या है, तुम सुबह से डम्बी के ऊपर चढ़े हुए हो, तुम्हें भूख क्यों लग रही है। डाजी कहता है ये तुम कह रहे हो, तुम भी तो सुबह से स्ट्रीपी के ऊपर चढ़े हुए हो। गाँव कहता है मेरी बात अलग है। तभी फ्लेमी गाँव के पास आती है और गाँव से कुछ कहती है। गाँव कहता है मुझे पता है। जेगर गाँव पीछे की तरफ देखता है, उसे अपने पीछे पीछे वो बतख आता हुआ दिखता है।
गांव देखता है वो मॉन्स्टर क्रॉक क्रॉक करता हुआ उसका पीछा कर रहा है। उसे देखकर गांव स्ट्रीपी से कहता है, स्ट्रीपी जल्दी चलो, हमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें रात होने से पहले इस जंगल से बाहर निकलना है। ये सुनकर स्ट्रीपी और तेज चलने लगती है। वो डक भी और तेज रफ्तार से उनको पीछा करने लगता है। तभी वो डक भागते भागते गिर जाता है और क्वैक क्वैक करके रोने लगता है। उसकी बातें फ्लेमी को समझ में आती है, क्योंकि फ्लेमी भी एक बर्ड है। वो गांव से कहती है, इस मॉन्स्टर को इसके पेरेंट्स ने छोड़ दिया है, हमें इसे अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर गांव को थोड़ी सी दया आती है। वो उस मॉन्स्टर के पास जाकर उसे उठाता है। फ्लेमी आगे कहती है, ये मॉन्स्टर अभी बच्चा है, हम इसे अपने साथ रख लेते हैं, प्लीज आप इसे अपने साथ रख लीजिए। गांव कहता है, ठीक है, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, हम इसे अपने साथ रख लेते हैं। ये सुनकर वो डक और गांव के सारे मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसी तरह गांव की टीम में एक और टीम मेंबर ऐड हो जाता है। गांव से देख के कहता है, ये एक एपिक ग्रेड का मॉन्स्टर है, इसे अपने साथ रखना ज्यादा बुरा नहीं होगा। फिर वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद वो सभी एक रॉक फॉरेस्ट में पहुंचते हैं। गांव वहां पहुंच के कहता है, मुझे यहाँ पर अर्थ कोर मिल सकते हैं। पिछली बार मैंने स्ट्रीपी को पावर इवॉल्व किया था, इस बार मैं उसे अर्थ आर्मर स्पाइडर में इवॉल्व करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे उस अर्थ कोर की जरूरत है। वो मुझे यही मिल सकता है, इस गुफा के अंदर। आमतौर पर वो ऐसी गुफा में मिलते हैं। डम्बी, स्ट्रीपी और फ्लेमी तीनों इस गुफा के अंदर नहीं घुस सकते। ये अगर गांव डाजी की तरफ देखता है और उसे कहता है, डाजी इस गुफा के अंदर जाओ और पता लगाओ अंदर क्या क्या है। गांव की बात सुनकर डाजी उस गुफा के अंदर जाने लगता है। तभी गांव को वहां के एक पत्थर के ऊपर एक अर्थ स्कॉर्पियन दिखाई देता है, जिसका लेवल 11 है। डम्बी उसे देखकर भगाने के लिए आगे बढ़ता है। गांव कहता है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हम इसे इस ड्रग से लड़ने देंगे, हम देखते हैं इस ड्रग के अंदर कितनी पावर है। उस स्कॉर्पियन का लेवल इस ड्रग से ज्यादा है, हम पता लगाएंगे ये मॉन्स्टर क्या ताकतवर है या नहीं। फिर गांव उस ड्रग से कहता है, डक उसके ऊपर अटैक करो। ये सुनकर वो डक उस मॉन्स्टर को देखकर जोर जोर से क्वैक क्वैक चिल्लाने लगता है। वो मॉन्स्टर भी उस डक को देखकर चिल्लाने लगता है। दोनों एक दूसरे पर चिल्लाते ही रहते हैं। 10 मिनट बीत जाते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे पर अटैक नहीं करता। फिर गांव डम्बी से कहता है, डम्बी तुम ही भगाओ उसे। डम्बी एक जोर से चिल्लाता है और मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। फिर गांव जग से कहता है, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, तुम इस छोटे से मॉन्स्टर को नहीं हरा पाए। तभी उस गुफा के अंदर से डाजी की आवाज आती है। डाजी कहता है, मास्टर मुझे वो मिल गया। ये अगर डाजी उस गुफा में से बाहर आता है। डाजी की वो में एक अर्थ कोर है। गांव उस अर्थ कोर को देखकर कहता है, अब बस हमें इसे स्ट्रीपी को देना है और फिर उसे 12 घंटे के लिए एक गड्ढे के अंदर बंद कर देना है। उसके बाद वो अपने आप इवॉल्व हो जाएगी। फिर थोड़ी दूर जाकर वो सभी एक गड्ढा खोदकर स्ट्रीपी को उसमें दफना देते हैं। गांव वहीं पे टेंट लगाकर आराम करने लगता है। थोड़ी देर में रात हो जाती है। वो डक एक पेड़ के पास में लेटा हुआ है। तभी एक स्नेक जैसा मॉन्स्टर वहां जाता है और उस डक के ऊपर जोर से काट लेता है। उस डक की आंखें खुल जाती है। वो कहता है, तुमने मुझे क्यों काटा। तभी उस स्नेक उस डक के ऊपर अपना जहर उगल देता है। वो डक जोर जोर से चलाने लगता है, मेरी आंखें, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इससे उस डक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसका साइज धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तब तक गांव की आंख खुल जाती है। गांव उस कैंप से बाहर आता है और देखता है वो डक साइज में बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है और उस डक ने उस स्नेक को वहां से ढा कर भगा दिया है। उस स्नेक के वहां से जाते ही उस डक का साइज फिर से नॉर्मल हो जाता है। जब गांव को उस डक की वो पावर दिखाई देती है, गांव सोचता है मुझे इसके साथ कनेक्शन बनाना चाहिए। ये सोचकर गांव उस डक को अपने पास बुलाता है और उससे कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। जैसे ही गांव उसके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है, गांव एक अजीब सी जगह पहुंच जाता है जो हर बार से बहुत ज्यादा अलग है। हर बार ये जगह नीले रंग की होती है, लेकिन इस बार ये अजीब से पीले रंग की है, जिसके अंदर बहुत सारे कलर्स भी है। गांव को वहां पर एक उड़ता हुआ पेड़ दिखाई देता है। साथ ही एक पेड़ है जिसका आंख, नाक और मुंह भी है। गांव ये देख के सोचता है, ये क्या है, ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। तभी उस जगह कलर बदलने लगते हैं। गांव को वहां पे एक अजीब सी स्किन दिखाई देती है, जिसके अंदर उस डक के पेरेंट्स है। उस स्किन को देखकर गांव को समझ में आता है, नॉर्मली इन डक्स के 4 टॉयज होते हैं, लेकिन इस वाले डक के 5 टॉयज है। इसलिए इसके पेरेंट्स ने इसको कोई और मॉन्स्टर समझ के अपने घर से निकाल दिया है। जब इसके पेरेंट्स ने इसे लात मार के घर से निकाला, तब इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया और इसके बाकी भाई भी इसे देखकर बहुत ज्यादा डरने लगे। ये सब देखकर इसके बाकी साथियों ने भी इसे अपने दल से अलग कर दिया और इसे वहां से हमेशा के लिए चले जाने के लिए कहा। ये देखकर गांव उस डक से कहता है, कोई बात नहीं, अब तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो, मैं तुम्हें अच्छे से अपने साथ रखूंगा। गांव के इतना कहते ही उन दोनों के बीच कनेक्शन बन जाता है। कनेक्शन बनने के बाद गांव उस मॉन्स्टर का नाम गोल्डी रखता है। तभी वहां की जमीन हिलने लगती है। गांव को वहां पर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन फील होती है। ये वाइब्रेशन उस जगह से आ रही थी जहां पर उन्होंने स्ट्रीपी को दबाया था। गांव उस तरफ देखता है। स्ट्रीपी जमीन को छेद करते हुए वहां से बाहर निकलती है। स्ट्रीपी अब पहले से काफी ज्यादा अलग लग रही है। उसका कलर येलो हो गया है और उसका साइज भी बढ़ गया है। उसे देखकर गांव कहता है, स्ट्रीपी इवॉल्व हो गई। फिर गांव को इंटरफेस शो होता है जिस पे लिखा है, मॉन्स्टर नेम अर्थ शील्ड स्पाइडर, मॉन्स्टर ग्रेड एपिक, मॉन्स्टर लेवल 25, कमांडर टियर, मॉन्स्टर एट्रीब्यूट अर्थ, मॉन्स्टर स्किल अर्थ मिस्ट्री, मॉन्स्टर स्टेट हेल्दी। ये बड़ा गांव कहता है, स्ट्रीपी ने इवॉल्व होने के साथ में एक नई स्किल भी सीख ली है। इस जंगल में आने का मेरा काम पूरा हो चुका है, चलो अब घर चलते हैं। ये अगर गांव अपने ग्रैंडपा के घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचे गांव एक दिन आराम करके अगले दिन अपने काम में लग जाता है, जो है गोल्डी को इवॉल्व करना। वो कुछ चीजों को मिलाकर एक पत्थर बनाता है
और फिर उस पत्थर से एक पानी बनाता है, उसे गोल्डी को पीने के लिए दे देता है। गोल्डी जैसे उस पानी को पीता है, गोल्डी की बॉडी पे से सारे बाल उतर जाते हैं। ये रिएक्शन देखकर गाओ सोचता है मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था। तभी गोल्डी की बॉडी में मसल बनने लगता है, उसकी बॉडी पे सिक्स पैक आ जाते हैं। इसके तुरंत बाद गोल्डी बेहोश हो जाता है। कुछ घंटे ऐसे बेहोश होने के बाद गोल्डी होश आता है। गाओ गोल्डी के पास जाके उसे कहता है गोल्डी तुम उठ गए। इस समय गाओ गोल्डी को बहुत ही अजीब तरह से देख रहा है। गोल्डी उससे पूछता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। गाओ कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, आज तुम काफी अच्छे लग रहे हो। फिर गोल्डी और गाओ वहां से जाने लगते हैं। गोल्डी को वहां जाते रास्ते में एक मिरर दिखाई देता है। गोल्डी उस मिरर में देख के कहता है देखो इसको, कितना बेकार सा डक है, कितना भद्दा सा दिख रहा है। ये कहते हुए गोल्डी हंसने लगता है। ऐसे ही थोड़ी देर तक खुद का मजाक बनाने के बाद, खुद पे हंसने के बाद गोल्डी को एहसास होता है उस मिरर के अंदर उसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। ये एहसास होते ही गोल्डी गाओ के ऊपर चलने लगता है और गाओ से कहता है तूने मेरे साथ क्या किया। तभी फ्लेमी गोल्डी के सर पे जोर से मारती है और उससे कहती है तमीज से बात करो, वो हमारे मास्टर है। गाओ कहता है गोल्डी तुम चिंता मत करो, तुम थोड़े टाइम में ठीक हो जाओगे, ये केवल एक साइड इफेक्ट है। फिर गाओ सोचता है ये बहुत बुरा हुआ, अगर पहले कभी गोल्डी की लगती तो उसे बालों के कारण अधिकतर फोर्स उसके बालों में अब्जॉर्ब हो जाता और उसे बहुत कम चोट महसूस होती। लेकिन अब उसके बाल नहीं है, उसके सारा फोर्स उसके सर पे महसूस हो रहा है, उसे अब बहुत तेज दर्द हो रहा होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें डम्बी को भी इवॉल्व करना है। फिर गाओ उस लैब से बाहर निकलता है। बाहर निकल के वो देखता है उसके ग्रैंडपा हानवू कहीं पे जा रहे हैं। गाओ उनसे पूछता है आप कहाँ जा रहे हैं। हानवू कहते हैं तुम्हारी सिस्टर टैंग टैंग का एक मॉन्स्टर जैपलूरा इवॉल्व होने वाला है, वो थोड़ी टाइम में लो टियर पहुंच जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारी सिस्टर टैंग टैंग से मिलने के लिए जा रहा हूँ, मैं उसकी थोड़ी मदद भी कर दूंगा। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो। गाओ कहता है मैं जंगल जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे डम्बी को इवॉल्व करने वाला हूँ। ये कर गाओ और उसके सारे मॉन्स्टर फिर से एक जंगली तरफ निकल पड़ते हैं। गाओ ने अपने ग्रैंडपा से कहकर एक मूनस्टोन अपने लिए मंगवाया था, जो उसे आसानी से एक लैब के अंदर मिल गया। इसके लिए उसे कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। गाओ जंगल के अंदर पहुंचकर डम्बी को एक खड्डे के अंदर दफना देता है और उसके आसपास एक लाल कलर से सर्कल बना देता है। साथ ही गाओ ने उस सर्कल के अंदर बहुत सारी हड्डियां रखी है। फिर गाओ शिली से कहता है शिली मुझे वो मूनस्टोन दो। ये सुनकर शिली अपने ब्लैक होल में से उस मूनस्टोन को निकालकर उसे गाओ को दे देती है। गाओ से डम्बी की तरफ फेंके कहता है डम्बी इसे निकल लो। डम्बी वैसा ही करता है, वो उस पत्थर को निकल लेता है। जैसे वो उसको निकलता है उसकी बॉडी चमकने लगती है और वहां पर एक बड़ा सा स्कल दिखाई देने लगता है और उसके आसपास की सारी हड्डियां चमकने लगती है। फिर गांव को आसपास में कई मॉन्स्टर्स की आत्मा दिखाई देने लगती है। तभी जमीन के नीचे से एक हाथ बाहर आता है। उस हाथ के बाहर आते ही वहां और सब कुछ रुक जाता है। फिर धीरे धीरे डम्बी उस खड्डे में से बाहर निकलता है। अब वो पहले जैसा मोटा नहीं रहा, वो अब दिखने में बहुत खतरनाक लग रहा है। डाजी डम्बी को देखिए कहता है डम्बी काफी अच्छे लग रहे हो। गांव डाजी से कहता है डाजी डम्बी के ऊपर एक बार काटो। डाजी कहता है नहीं मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। गांव कहता है नहीं मैंने कहा जो करो। गांव की बात मानकर डाजी डम्बी के ऊपर जोर से काटता है। जैसे ही डाजी डम्बी काटता है डाजी का एक दांत टूट के गिर जाता है। ये देखकर डाजी रोने लगता है और कहता है ये सारे मॉन्स्टर मेरे बाद में आए हैं, मैं तुम्हारे साथ इनसे पहले से हूँ, फिर भी ये मॉन्स्टर मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, मैं पहले के जैसा कमजोर ही रह गया हूँ। गांव कहता है डाजी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम नाराज मत हो, रोना बंद करो, तुम हमेशा मेरे सबसे बेस्ट मॉन्स्टर रहोगे। फिर गांव डम्बी की तरफ दिखता है। गांव को एक इंटरफेस शो होता है जिसपे लिखा है मॉन्स्टर नेम स्केलेटन टायरेंट, मॉन्स्टर लेवल 30, मॉन्स्टर ग्रेड लेजेंडरी, मॉन्स्टर स्किल बोन हार्डनेस और कंट्रोल ऑफ अनडेड, मॉन्स्टर एबिलिटी ब्लड हार्ट जो डम्बी के पास पहले से थी, जिससे वो दूसरे मॉन्स्टर्स के हार्ट को कंट्रोल कर सकता है। एंड सेकंड स्पेशल एबिलिटी है समनिंग, जिससे वो किसी मरे मॉन्स्टर को फिर से जिंदा कर सकता है। ये बड़ा गांव कहता है ये कुछ नया है। फिर गांव जंगल के अंदर से एक मरे जानवर ढूंढ के लाता है और उसे डम्बी के सामने रख के कहता है डम्बी इसे जिंदा करो। डम्बी अपनी स्किल को यूज करके उस मॉन्स्टर को जिंदा करने की कोशिश करता है और वो इसमें कामयाबी हो जाता है, लेकिन ये स्किल पूरी तरह से काम नहीं करती। वो मॉन्स्टर पूरी तरह से जिंदा नहीं हो पाता, केवल उसकी बॉडी में से उसकी सोल बाहर निकल जाती है। ये देखकर गांव कहता है ऐसा तो नहीं सोचा था। फिर वो सभी वापस अपने घर लौट जाते हैं। घर पहुंचने के बाद गांव देखता है गांव के ग्रैंडफादर एक ड्रैगन पे उड़ते हुए घर की तरफ आ रहे हैं। उनके घर पहुंचने पर गांव उनसे पूछता है मुझे साउथ फॉरेस्ट की तरफ जाना है। हानू कहते हैं लेकिन क्यों, मुझे पता चला है साउथ फॉरेस्ट के अंदर एक बहुत ही खतरनाक लो टियर का मॉन्स्टर बहुत तबाही मचा रहा है, वहां जाना अभी सेफ नहीं है। गांव कहता है लेकिन मेरा जाना जरूरी है, डाजी को इवॉल्व करने के लिए मुझे एक स्पेशल मटेरियल चाहिए जो हमारे पास नहीं है, और वो उस जंगल के अंदर ही मिलते हैं। हानू कहते हैं लेकिन उसे इवॉल्व करना अभी जरूरी नहीं है, हम थोड़ा टाइम रुक सकते हैं। गांव कहता है नहीं जरूरी है, डाजी मेरा सबसे पहला मॉन्स्टर है और वो इस टाइम पे मेरा सबसे कमजोर मॉन्स्टर बनके रह गया है। स्ट्रीपी और फ्लेमी इपिक ग्रेड पर पहुंच चुके हैं, डम्बी और गोल्डी भी लेजेंडरी ग्रेड पर है, केवल डाजी और शिली ही नॉर्मल ग्रेड पर रह गए हैं। शिली तो भले ही ग्रेड पे इवॉल्व करना नहीं चाहती, लेकिन डाजी चाहता है, वो चाहता है कि वो और ज़्यादा ताकतवर बने, इसलिए मैं उसे और ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहता हूँ और ये मुझे जल्दी ही करना होगा। हानू कहते हैं ठीक है ऐसी बात है तो तुम जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ टैंग टैंग को भी भेजूंगा। ये कर हानू टैंग टैंग को लाने लगते हैं। गांव सोचता है ग्रैंडपा भी मुझे एक बच्चा ही समझते हैं। हानू बात करते हुए टैंग टैंग से कहते हैं तुम वही रखो, मैं गांव को लेकर वहीं आता हूँ।
ये अगर हानवू उस फोन को काट देते हैं, फिर वो गाँव को लेकर एक नदी के पास लेके जाते हैं और गाँव से कहते हैं टैंग टैंग यहीं पर है। फिर गाँव हानवू से पूछता है आप कह रहे थे टैंग टैंग का वो जेपलूरा इवॉल्व होने वाला है, क्या वो इवॉल्व हो गया? हानवू कहते हैं हाँ हो गया, तुम उसे देखकर पहचान भी नहीं पाओगे। फिर गाँव देखता है दो मॉन्स्टर उड़ते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं। वो दोनों मॉन्स्टर गाँव के पास आके रुकते हैं। गाँव देखता है इनमें से एक तो वही पुराना पंछी है जिसे उसने पहले भी देखा था, वहीं दूसरा मॉन्स्टर नया है। वो मॉन्स्टर दिखने में एक फ्लैंग और ज्यादा दिख रहा है। जब गाँव उसको ढंग से देखता है, गाँव को पता चलता है ये वही जेपलूरा है, ये अब इवॉल्व हो गया है। टैंग टैंग आते ही गाँव से कहती है अब हम यहाँ क्यों रुके हैं, चलो चलते हैं। फिर वो सभी उन दोनों पंछियों के ऊपर बैठकर वहां से उड़ते हुए जाने लगते हैं। सही जगह पर पहुंचने पर टैंग टैंग अपने मॉन्स्टर को जमीन पर उतारती है। गाँव भी जमीन पर उतरता है। उससे वहां बहुत ठंड लग रही है। गाँव टैंग टैंग से कहता है यहाँ पर काफी ठंड है। तभी उन्हें किसी मॉन्स्टर के चीखने की आवाज सुनाई देती है। टैंग टैंग कहती है ये वही मॉन्स्टर है, वो माउंटेन मॉन्स्टर, वो इस तरफ आ रहा है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ये सुनकर गाँव और टैंग फिर से उन पंछियों के ऊपर बैठकर वहां से उड़ जाते हैं। गाँव देखता है एक बड़ा सा मॉन्स्टर जो दिखने में एक माउंटेन जैसा है, वो इनका पीछा कर रहा है। तभी गाँव को कोई आवाज सुनाई देती है। गाँव टैंग टैंग से कहता है टैंग टैंग पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इस मॉन्स्टर की बात समझ में आ रही है। ये कह रहा है कि हमसे बात करना चाहता है। गाँव कितना कहते ही टैंग टैंग को भी उस माउंटेन की बात सुनाई देने लगती है। ये सुनकर वो दोनों उस माउंटेन के पास जाते हैं। वो माउंटेन उन्हें बताता है कि वो एक मॉन्स्टर नहीं है, वो एक स्पिरिट है। और माउंटेन स्पिरिट गाँव से ये भी कहती है कि तुम जिस खजाने खोज में यहाँ पर आए हो उसके बारे में मुझे पता है, लेकिन उसके बदले में मुझे एक चीज़ चाहिए जो तुम मुझे दे सकते हो। टैंग टैंग कहती है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो माउंटेन स्पिरिट कहती है मेरी बॉडी के ऊपर बहुत सारे एमराल्डो है, मैं चाहता हूँ तुम उन्हें पकड़कर मेरे सर के ऊपर डाल दो, वहाँ मैं उन्हें अपने पत्थरों से कुचल कर मार दूंगा। इन एमराल्डो ने मुझे परेशान कर दिया है, ये मेरी बॉडी के ऊपर है, वहाँ तक मैं अपनी पावर नहीं पहुँचा सकता, मैं वहाँ से उन्हें मार नहीं सकता, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तभी गाँव को उस मॉन्स्टर स्पिरिट की बॉडी के ऊपर एक छेद दिखाई देता है जिसके अंदर से एक एमराल्डो उनकी तरफ देख रहा है। उसे देखकर गाँव टैंग टैंग से कहता है मुझे एक दिखाई दे गया। गाँव की बात सुनकर टैंग टैंग को भी वो एमराल्डो दिखाई दे जाता है। टैंग टैंग तुरंत अपने मॉन्स्टर से कहती है जल्दी उसे पकड़ो। ये सुनकर वो बर्ड मॉन्स्टर जिसके ऊपर गाँव बैठा हुआ था वो उस जगह पर एक फोकस ब्लास्ट जैसा अटैक करता है। जैसे ही वो अटैक उस जगह पर पड़ता है वो एमराल्डो जोर से हवा में उछल जाता है। उस एमराल्डो को उछलते ही वो बर्ड मॉन्स्टर पूरी रफ्तार से नीचे की तरफ उस एमराल्डो के पास जाता है। इस समय उस बर्ड के ऊपर गाँव भी है। गाँव चिल्ला के उसे कहता है थोड़ा धीमे चलो, मैं भी तुम्हारे ऊपर हूँ, मैं नीचे गिर जाऊंगा। लेकिन वो बर्ड मॉन्स्टर गाँव की एक बात भी नहीं सुनता। वो पूरी रफ्तार से नीचे जाते हुए उस एमराल्डो को जोर से पकड़ लेता है और उसी रफ्तार से वापस ऊपर की तरफ जाने लगता है। फिर उसी तेज रफ्तार में एक बैकफ्लिप मारता है और उस एमराल्डो को उस माउंटेन स्पिरिट के सर के पास गिरा देता है। उस एमराल्डो के नीचे गिरते ही वो माउंटेन स्पिरिट अपने पत्थरों को हिलाकर उस एमराल्डो को कुचल के मार देती है। उस एमराल्डो खून उस माउंटेन स्पिरिट के पत्थरों के बीच से बहने लगता है। ये देखकर गाँव से कहता है ठीक है अब हमने तुम्हारा काम कर दिया है, अब हमें बताओ वो चीज कहाँ पर है। हम यहाँ पर लाइटनिंग बेल पानी खोज में आए हैं। वो माउंटेन स्पिरिट कहती है इतनी जल्दी क्या है, मुझे और एमराल्डो की जरूरत है। टैंग टैंग कहती है ये सही नहीं है, तुमने हमसे जो काम कहा था हमने वो कर दिया है, इसलिए अब तुम्हें बताना चाहिए कि वो चीज कहाँ पर है। अगर तुम ऐसे अपनी बात से फिरोगे तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। वो माउंटेन स्पिरिट कहती है प्लीज 4 एमराल्डो और उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा, प्लीज ओनली 4। ये सुनकर टैंग टैंग कहती है ठीक है हम तुम्हारा काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बाद तुम मुकरे तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तभी गाँव देखता है वो सारे एमराल्डो जमीन के अंदर छेद करके उसके अंदर जा रहे हैं। ये देखकर गाँव चिल्ला के टैंग टैंग से कहता है टैंग टैंग ये सारे एमराल्डो जमीन नीचे जा रहे हैं, हमें कुछ जल्दी करना होगा। टैंग टैंग तुरंत गाँव से कहती है गाँव थोड़ा पीछे की तरफ हटो। गाँव कहता है लेकिन क्यों। तभी टैंग टैंग उस जेपलूरा के ऊपर से नीचे कूद जाती है। ये देखकर गाँव कहता है ये तुम क्या कर रही हो। तभी वो जेपलूरा डम्बी और शिली को भी नीचे की तरफ गिरा देता है। फिर टैंग टैंग जिस बर्ड के ऊपर गाँव था उस बर्ड के ऊपर आगे गिरती है और फिर वही बर्ड डम्बी और शिली को भी संभाल लेता है। अब इस समय वो जेपलूरा बिल्कुल फ्री है। टैंग टैंग उसे कहती है जेपलूरा आगे बढ़ो और इन्हें बाहर निकालो। जेपलूरा तुरंत वैसा ही करता है। वो उस माउंट स्पिरिट के पास जाकर उसके अंदर छेद करके उन सारे एमराल्डो को बाहर निकाल देता है और फिर उसके बाद उनमें से 4 को पकड़कर उस माउंटेन स्पिरिट के सर के पास ले जाकर पटक देता है। इसके बाद अपने वादे के अनुसार वो माउंटेन स्पिरिट गाँव को उस पाइन ट्री की लोकेशन बता देती है। टैंग टैंग उससे कहती है तुम बिल्कुल सही तो कह रहे हो ना, अगर वो मुझे वहां नहीं मिला तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। वो माउंटेन स्पिरिट कहती है हम कभी भी झूठ नहीं बोलते, एक माउंटेन स्पिरिट हमेशा सच्ची होती है। ये सुनकर टैंग टैंग जेपलूरा को उस दिशा में भेजती है और खुद वो वहीं रुकती है और कहती है अगर जेपलूरा खाली हाथ लौटा तो देख लेना। फिर लगभग 10 मिनट जा करने के बाद जेपलूरा एक ट्री को उठाए उस तरफ आ जाता है। उसे देखकर गाँव और टैंग टैंग दोनों बहुत ज्यादा खुश जाते हैं। गाँव टैंग टैंग से कहता है हमें ये मिल गया, अब हम यहाँ से जा सकते हैं। फिर गाँव अपने घर पहुंचता है। उसके सामने उसके ग्रैंडपा खड़े हैं। वो गाँव से कहते हैं अब तुम डज को इवोल्व करने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी ये लैब जिसके अंदर तुम काम कर रहे थे वो मैं पूरी तरह से तुम्हें सौंपता हूँ, अब तुम उसे लीड करोगे। ये सुनकर होगा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो अपने ग्रैंडपा से कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर गाँव भाग के जाके डाजी के पास जाता है और डाजी से कहता है डाजी अब तुम्हारे इवोल्यूशन का टाइम हो गया है,
चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लैब में इवॉल्व करूंगा। जेसन का डाची बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और इवॉल्व गाना गाते हुए गाँव के पीछे पीछे चलने लगता है। इस समय गाँव के हाथ में एक बॉक्स है। गाँव लैब में पहुंचकर उस बॉक्स को बाहर निकालता है। उस बॉक्स के अंदर एक कांच का कंटेनर है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बक्स है। गाँव इन बक्स को देखे कहता है, अब सबसे मुश्किल काम शुरू होगा, मुझे इन सभी बक्स के पंखों को अलग करना होगा। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है। वो गाँव से कहती है, मुझे मास्टर हानवू ने आपकी मदद के लिए भेजा है, मैं आपके असिस्टेंट हूँ। उसे देखकर गाँव कहता है, तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, आओ इधर आओ। जेसन और लड़की गाँव के पास आती है। गाँव से एक बग के पंख को अलग करके दिखाता है और उसे कहता है, अब तुम ऐसे ही करना है, तुम्हें इन सभी बगों के पंखों को अलग करना है। जेसन और लड़की उस काम में लग जाती है और वो लगभग आधे घंटे में उन सभी कीड़ों के पंखों को अलग कर देती है। फिर वो गाँव से कहती है, मिस्टर गाँव, मैंने आपका काम कर दिया है, ये हो गया। फिर गाँव उन पंखों को देखने लगता है और फिर उस लड़के से कहता है, तुमने बिल्कुल सही से किया है। जेसन और लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर गाँव से कहता है, अब तुम्हारा काम हो गया, चलो अब बाहर निकलो, मुझे लैब में कुछ काम करना है। ये कर गाँव उस लड़की को बाहर निकाल देता है। फिर गाँव उन कीड़ों के पंखों और इलेक्ट्रिक पाइन ट्री को एक बड़े से बॉल में डाल देता है और फिर उसके बाद डाजी से कहता है, डाजी इस पानी के अंदर कूद जाओ, ये सॉल्यूशन रेडी है। जेसन को डाजी जोर से वो चलाकर उस बॉल के अंदर कूद जाता है। डाजी के उस पानी में गिरते ही वहां पर एक बहुत जोरदार बिजली की कड़कने की आवाज आती है। चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। गाँव देखता है डाजी इवॉल्व हो गया है, अब उसके पंख भी आ गए हैं, यानी डाजी अब उड़ सकता है। डाजी को देखकर गाँव को एक इंटरफेस शो होता है जिसपे लिखा है, मॉन्स्टर नेम 6 विंग थंडर सेंटीपीड, मॉन्स्टर लेवल 28, मॉन्स्टर ग्रेड एपिक, मॉन्स्टर एट्रीब्यूट इलेक्ट्रिक, मॉन्स्टर एबिलिटी थंडर मिस्ट्री, स्पेशल एबिलिटी नाउ इट कैन फ्लाइंग। फिर गाँव को एक और इंटरफेस शो होता है जिसपे लिखा है, ये मॉन्स्टर अब 4 तरह के लेजेंडरी मॉन्स्टर में इवॉल्व हो सकता है। फिर गाँव डाजी से कहता है, डाजी तुम काफ़ी अच्छे लग रहे हो। डाजी कहता है, अब मैं तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर हूँ। ये सुनकर गाँव डम्बी की ओर सोचने लगता है। यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाते हैं। ये फ्लैशबैक उस समय का है जब गाँव डम्बी को इवॉल्व करके अपने ग्रैंडपा के घर लौटा था। जब गाँव ने डम्बी को इवॉल्व किया तब गाँव को एक इंटरफेस शो हुआ जिसमें लिखा था, स्पेशल एबिलिटी समनिंग, जिससे डम्बी किसी भी मरे हुए जीव को फिर से जिंदा कर सकता है। साथ ही डम्बी उस मरे हुए जीव की एनर्जी को भी ऑब्जॉर्व कर सकता है। गाँव इस बारे में अपने ग्रैंडपा को बताता है और उनसे कहता है, शहर के अंदर जितने भी जीव मर रहे हैं उन सभी जीवों की हड्डियों को एक जगह पर इकट्ठा करे, फिर डम्बी उन्हें जिंदा करके उनकी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके अपना लेवल अप करेगा। गाँव के ग्रैंडपा गाँव की बात मान जाते हैं और अपने एक आदमी से कहकर इस चीज़ की पूरी तैयारी करवाते हैं। ये बात करने के बाद गाँव टैंक के साथ इलेक्ट्रिक पाइन ट्री की खोज में चला जाता है जो डाजी के एवोल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड था। उसे लेके लौटने के बाद गाँव के ग्रैंडफादर गाँव को बताते हैं, सारी तैयारियां हो गई है, हमने सारी हड्डियों को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है, सारा काम तूने जैसा कहा था वैसा ही हुआ है। फिर हम देखते हैं गाँव के ग्रैंडफादर ने एक पूल के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स की हड्डियों को जमा करवा दिया है। गाँव से देखकर डम्बी से कहता है, डम्बी अब तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें केवल इन हड्डियों को फिर से जिंदा करके इनकी पावर को ऑब्जॉर्व करना है, तुम ये जानते हो ये कैसे करते हैं। डम्बी कहता है, हाँ मुझे पता है। ये सुनकर गाँव और उसके ग्रैंडफादर डम्बी को वहीं छोड़कर डाजी को इवॉल्व करने के लिए चले जाते हैं और यहाँ से ये फ्लैशबैक खत्म होता है। गाँव स्लैब के अंदर है। गाँव कहता है, डम्बी पता नहीं क्या कर रहा होगा, वो ठीक से कर भी पा रहा होगा या नहीं। फिर हमें उस फैक्ट्री के अंदर डम्बी को दिखाते हैं। डम्बी उस पूल के सामने खड़ा है। उस पूल के अंदर काफ़ी सारी हड्डियाँ हैं। डम्बी अपना हाथ जोर से पटकता है। उसके ऐसा करते ही वो सारी हड्डियाँ फिर से जिंदा हो जाती है। उन मॉन्स्टर्स के जिंदा होने के बाद डम्बी अपना हाथ आसमान की तरफ करता है और उन मॉन्स्टर्स की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने लगता है। जैसे ही डम्बी उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेता है वो सारे मॉन्स्टर्स फिर से मर जाते हैं। फिर हम देखते हैं डम्बी के पास में एक बटन है। डम्बी जैसे उस बटन को दबाता है बाहर से 2 आदमी और हड्डियों को अंदर भेज देते हैं और इसी तरह से ये साइकिल चलता रहता है। फिर गाँव को इनसे पता चलता है कि यूजू सिटी, जिस सिटी के अंदर गाँव भी है, उस सिटी के अंदर ही मॉन्स्टर ट्रेनर एग्जाम जिसमें से गाँव ने अपना नाम वापस ले लिया था, उस एग्जाम का 3rd राउंड होगा। साथ ही वो स्टूडेंट्स जो 2nd राउंड में पास हो गए हैं वो सभी यूजू सिटी के एक यूनिवर्सिटी के पास में रुके हुए हैं। इसलिए गाँव उनसे मिलने जाने का डिसाइड करता है। गाँव अपने साथ गोल्डी को भी लेके जाता है। जैसे ही गाँव उस यूनिवर्सिटी में पहुंचता है गाँव को वो एनाकोंडा वाली लड़की देख लेती है और गाँव को देख के कहती है, तुम गाँव पेंग हो ना, जिसने उस एग्जाम से अपना नाम वापस ले लिया था। गाँव कहता है, हाँ। वो लड़की कहती है, हमें यहाँ पे पास में एक नए टाइप का मॉन्स्टर मिला है, क्या तुम उसे देखने चलोगे। गाँव कहता है, लेकिन मैंने उस एग्जाम से अपना नाम वापस ले लिया है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। वो लड़की कहती है, हाँ बिल्कुल चल सकते हो, हमें एसोसिएशन नहीं भेजा है, वो चाहती है कि हम कुछ स्टूडेंट्स को इकट्ठा करें जो वहाँ पर हमारी मदद कर सके, क्योंकि हो सकता है हमें उस मॉन्स्टर के साथ फाइट भी करनी पड़े। ये सुनकर गाँव थोड़ा खुश हो जाता है और उससे पूछता है, मुझे उस मॉन्स्टर के बारे में थोड़ा और बताओ। वो लड़की कहती है, हमारे एक साथी ने रात के समय उस मॉन्स्टर को देखा था, उसका कहना है उस मॉन्स्टर के 3 चेहरे थे। उस मॉन्स्टर को देखने के बाद से वो लड़का बहुत ज्यादा डरा हुआ है। उस लड़के ने उसे अपने घर के अंदर देखा था। गाँव कहता है, चलो फिर चलते हैं। ये घर गाँव एक दिशा में जाने लगता है।
वो लड़की उससे पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। गाओ कहता है तुमने अभी तो बताया उस लड़के के घर। वो लड़की कहती है उस लड़के का घर इस तरफ है। यहाँ से शिफ्ट होता है। गाओ और वो लड़की उस लड़के के घर के बाहर पहुंच चुके हैं। वहाँ पे काफी सारे लोग खड़े हैं। वो लड़का जिसे उस मॉन्स्टर को देखा है वो उस मॉन्स्टर के बारे में अजीब सी कहानियां बनाकर उन लोगों को सुना रहा है। फिर वो आखिर में सबसे कहता है चलो अंदर चलते हैं। गाओ भी कहता है चलो चलें। घर के अंदर पहुंचने के बाद वो सभी एक रूम के पास आके रुक जाते हैं। घर का ओनर कहता है मैंने उस मॉन्स्टर को इस रूम के अंदर ही देखा था। फिर वो लोग उस रूम का गेट खोलते हैं। रूम का गेट खोलते ही उस रूम के अंदर से एक बहुत ही गंदी स्मेल आती है, जैसे वहां पर एक मॉन्स्टर मर गया हो। इससे वो डरे ट्रेनर्स और भी डर जाते हैं। वो कहते हैं उस मॉन्स्टर ने किसी दूसरे मॉन्स्टर को मार दिया है, यानी कि वो मॉन्स्टर बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, वो काफी ताकतवर है। ये सुनकर दूसरा ट्रेनर कहता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे साथ मैं हूँ, मैंने इससे भी ताकतवर मॉन्स्टर का सामना किया है। ये करो ट्रेनर उस रूम के अंदर चला जाता है। उसके उस रूम के अंदर जाते ही उस रूम की लाइट बंद हो जाती है। कुछ सेकंड बाद वो ट्रेनर बचाओ बचाओ चलाते हुए भागते हुए उस रूम के बाहर ही गिरता है। गाँव से पूछता है क्या हुआ। वो ट्रेनर कहता है अंदर कुछ है। ये सुनकर गाँव अंदर की तरफ देखता है। गाँव को उस रूम के अंदर एक बहुत ही डरावना सा हाथ दिखाई देता है। गाँव अभी भी उस रूम के अंदर नहीं गया है, वो बाहर से सब कुछ देख रहा है। अंदर गए हुए सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। उन्हें वहाँ पर एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। गाँव जैसे ही इस मॉन्स्टर को देखता है गाँव को एक इंटरफेस शो हो जाता है। बाकी सभी स्टूडेंट्स को लगता है वो कोई मॉन्स्टर नहीं कोई भूत है। गाँव को जो इंटरफेस शो हुआ है उसमें लिखा है मॉन्स्टर नेम ग्रीन हंट, मॉन्स्टर एट्रीब्यूट घोस्ट घोल, मॉन्स्टर स्किल इल्यूजन, मॉन्स्टर वीकनेस लाइट, मॉन्स्टर स्टेटस हेल्दी। फिर गाँव को एक और इंटरफेस शो होता है जिसपे लिखा है स्पेशल एबिलिटी, ये मॉन्स्टर लोगों के डर का फायदा उठाकर जिन टाइप के इल्यूजन पैदा कर सकते हैं। इसे पढ़कर गाँव को सब कुछ समझ में आ जाता है। तभी वहाँ पर धुआं से फैलने लगता है। जैसे वो धुआं उठता है वहाँ पर एक 3 मुखा मॉन्स्टर होता है। सभी स्टूडेंट्स को देख डर जाते हैं। वो सभी चिल्लाने लगते हैं पुलिस को बुलाओ पुलिस को बुलाओ। ये क्या कर वहाँ से भाग जाते हैं। वो एनाकोंडा वाली लड़की वहाँ से भागने लगती है लेकिन गाँव नहीं भागता, वो उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है। वो एनाकोंडा वाली लड़की गाँव से पूछती है क्या हुआ गाँव, तुम्हें डर नहीं लग रहा। गाँव कहता है ये कोई भूत नहीं है, ये केवल एक मॉन्स्टर है, और अभी केवल एक मॉन्स्टर है तो इसका मतलब इसकी कोई वीकनेस भी होगी, इसका मतलब हम इसे हरा सकते हैं। ये कर गाँव गोल्डी से कहता है गोल्डी आगे बढ़ो। गोल्डी आगे बढ़कर उस मॉन्स्टर के एक किक मारता है, लेकिन ये किक उस मॉन्स्टर के लगती ही नहीं है क्योंकि वो एक मॉन्स्टर था ही नहीं, वो केवल एक इल्यूजन था। गोल्डी उस मॉन्स्टर की आर पार निकल जाता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स कहते हैं ये क्या हुआ, ये मॉन्स्टर इतनी आसानी से मर गया। गाँव कहता है नहीं ये कोई मॉन्स्टर था ही नहीं, ये केवल एक इल्यूजन था, असली मॉन्स्टर तो कहीं और है। तभी एक स्टूडेंट एक कमरे की तरफ इशारा करके कहता है देखो वहाँ पर भी एक मॉन्स्टर है। गाँव उस मॉन्स्टर को देखता है और कहता है यही असली मॉन्स्टर, यही है वो। गाँव की बात सुनते ही गोल्डी उस मॉन्स्टर की तरफ भागता है और उसके एक जोर से किक मारता है। जैसे ही किक उस मॉन्स्टर के बढ़ती है वो मॉन्स्टर एक खिड़की को तोड़ता हुआ नीचे गिर जाता है। ये देखकर गाँव चिल्लाकर गोल्डी से कहता है गोल्डी ये तुमने क्या किया, तुमने उस मॉन्स्टर को खिड़की से नीचे क्यों फेंका। गोल्डी कहता है क्वैक। फिर गाँव गोल्डी के पास आकर खिड़की से बाहर देखता है, वो मॉन्स्टर नीचे गिर के मर चुका है। गाँव उस देख के कहता है मुझे ये मॉन्स्टर जिंदा चाहिए था, मैं इसे घर ले जाके चेक करता, इस मॉन्स्टर के बारे में पता लगाता। तभी वो एनाकोंडा वाली लड़की वहां जाती है, वो खिड़की से नीचे देखने लगती है। एनाकोंडा वाली लड़की इतनी जल्दी आ गई कि गाँव से देख के डर जाता है। तभी वो लड़की पीछे हटकर अपने एक मॉन्स्टर से कहती है जल्दी नीचे जाओ। गाँव से पूछता है क्या हुआ। वो लड़की कहती है कोई इस मॉन्स्टर को जो भी नीचे गिर के मरा उसे उठा के ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर गाँव जल्दी से उस खिड़की के बाहर देखता है, वो मॉन्स्टर जिसे उस एनाकोंडा वाली लड़की ने नीचे भेजा था, उस मॉन्स्टर ने एक आदमी को पकड़ रखा है। ये देखकर गाँव सोचता है किसी इंसान को इस मरे हुए मॉन्स्टर के शरीर की क्या जरूरत पड़ेगी, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर गाँव वहां से जाने लगता है। वो एनाकोंडा लड़की गाँव से पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। गाँव कहता है अब यहाँ काम हो चुका है, अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो लड़की गाँव से पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई सजेशन है, हमें इस आदमी को क्या करना चाहिए। गाँव कहता है मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, तुम इसे उनके हवाले कर देना। ये अगर गाँव वहाँ चला जाता है। फिर गाँव उस यूनिवर्सिटी से बाहर निकल जाता है। शाम हो गई है। गाँव ने कॉल करके एक कैब मंगा ली है। कैब के आते ही गाँव उसमें बैठ के वहाँ चला जाता है। गाँव ने उस कैब ड्राइवर को अपने घर का एड्रेस बता दिया था, लेकिन वो कैब ड्राइवर किसी दूसरे रास्ते से गाँव को लेके जाता है। गाँव से कहता है ये रास्ता सही नहीं है। वो आदमी कहता है ये शॉर्टकट है, लेकिन गाँव को उस आदमी कहने का अंदाज कुछ सही नहीं लगता। गाँव से कहता है गाड़ी रोको, लेकिन वो आदमी गाड़ी नहीं रोकता। वो कहता है बस 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं, मैं आपको वहां पहुंचाई गाड़ी रोक दूंगा। गाँव कहता है मैंने कहा अभी गाड़ी रोको। गाँव कितना कहने के बाद भी वो ड्राइवर उस कार को रोकता नहीं है। फिर गाँव गोल्डी से कहता है गोल्डी मारो इसे। ये सुनकर ड्राइवर पीछे मुड़कर कहता है प्लीज शांत हो जाओ, बिल्कुल भी ऐसा मत करना। लेकिन गोल्डी कुछ भी नहीं सुनता। वो तुरंत उछलकर उस ड्राइवर के सर पे जोर से मार देता है। ड्राइवर के सर में मुक्का पड़ते ही वो कार पूरी तरह लड़खड़ा जाती है। फिर ड्राइवर उस कार को रोक देता है। कार के रुकते ही गाँव गेट पे लात मार के उस कार से बाहर निकल जाता है। फिर गाँव उस ड्राइवर के पास आकर उससे कहता है जब मैंने तुमसे गाड़ी रोकने के लिए कहा तो तुम्हें गाड़ी रोकनी चाहिए, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। वो ड्राइवर उस कार से बाहर निकलता है और कहता है प्लीज शांत हो जाइए, मुझे यहाँ किसी ने नहीं भेजा, आपको कुछ गलतफहमी हुई है।
गाओ और उस ड्राइवर के बीच बात चली रही होती है कि तभी उस कार की डिक्की में से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है और गाओ के ऊपर अपने दोनों हाथों से एक जोरदार अटैक कर देता है। वो बंदर जैसा मॉन्स्टर अपने दोनों हाथों से गाओ की पीठ के ऊपर एक जोर से मुक्का मारता है। ये मुक्का पड़ने के बाद भी गाओ को कुछ भी नहीं होता। गाओ कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। वो ड्राइवर ये देख के बहुत चौंक जाता है। वो कहता है तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर गाओ उस बंदर जैसे मॉन्स्टर की तरफ देखता है। उसे देखकर गाओ को एक इंटरफेस शो होता है जिसमें लिखा है मॉन्स्टर नेम फॉरेस्ट टॉपसी मंकी, मॉन्स्टर लेवल 20, मॉन्स्टर एट्रीब्यूट जिन, मॉन्स्टर ग्रेड एक्सीलेंट। गाओ उस मॉन्स्टर को देखता है। वो मॉन्स्टर गाओ से डरा हुआ है। गाओ से कहता है मेरा शरीर बहुत मजबूत है। तभी वो मॉन्स्टर गाओ की कमजोर जगह पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। गाओ से कहता है ये सही नहीं है। तभी गोल्डी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। वो अपने एक पांव से उस मॉन्स्टर के एक हाथ को पकड़ लेता है। ये देखकर वो ड्राइवर कहता है ये क्या हुआ, ये डक अभी तो बहुत छोटा सा था, इतनी जल्दी इतना बड़ा कैसे हो गया। ये देखकर गाओ हंसने लगता है और सोचता है मैंने पहले टेस्ट कर रखा था, अगर कोई मुझे चोट पहुंचाएगा तो वो चोट गोल्डी की बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी। इससे गोल्डी की पावर बढ़ती है और गोल्डी का साइज भी। फिर गोल्डी एक मारकर बड़ी आसानी से उस मॉन्स्टर को लड़ाई में हरा देता है। गाओ ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो उससे कहता है गोल्डी ऐसे ही हरा दो इसे, मार दो इसे। तभी वो ड्राइवर अपनी कार में से एक लोहे की रोड निकालता है और उसे गांव पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो गांव पे अटैक करने के लिए उस रोड को घुमा देता है। गांव उसे अपने ऊपर अटैक करते हुए देख लेता है और तुरंत पीछे घूमकर अपने एक हाथ से उस रोड को पकड़ लेता है। और फिर गांव सोचता है मुझे इसी दिन के लिए ग्रैंडपा ने ट्रेन किया था, उन्होंने इसी दिन के लिए मुझे इतनी एक्सरसाइज कराई थी, मैं इससे तो आसानी से निपट सकता हूँ। ये सोचकर गांव उस ड्राइवर के मुंह पे एक जोर से मुक्का मारता है। ये मुक्का पड़ते ही वो ड्राइवर वहीं पे बेहोश हो जाता है। उस ड्राइवर को बेहोश करने के बाद गांव गोल्डी की तरफ देखता है। गोल्डी उस मॉन्स्टर को खाने की कोशिश कर रहा है। गांव से कहता है गोल्डी उसे खाना नहीं है। गांव की बात मानकर गोल्डी उस मॉन्स्टर को वाइस बाहर उगल देता है। फिर गांव अपना फोन निकालता है और कहता है मुझे सच पता नहीं है मैं कहाँ पर हूँ। इसी सिचुएशन के लिए ग्रैंडपा ने मुझे एक नंबर दिया था, मुझे उस पर कॉल करना चाहिए। ये सोचकर गांव एक नंबर पे कॉल करता है। उस पर एक आदमी फोन उठाता है और कहता है मिस्टर गांव आपको हमसे क्या मदद चाहिए। गांव कहता है मैं इस समय कहीं फंसा हुआ हूँ, मुझे पता नहीं है मैं कहाँ पर हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज पता लगाइए मैं कहाँ पर हूँ और साथ ही कुछ लोगों को भेजिए जिन्हें फाइट करनी आती हो। गांव की बात खत्म होते ही वो आदमी कहता है आपकी लोकेशन ट्रैक हो गई है, हम जल्दी से जल्दी कुछ लोगों को आपके पास भेजते हैं। फिर गांव फोन काट देता है। जैसे गांव फोन काटता है उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। गांव आसमान की तरफ देखता है, 3 हेलीकॉप्टर उसकी तरफ आ रहे हैं। गांव के पास पहुंचने पर उस हेलीकॉप्टर में से 3 लोग नीचे उतरते हैं। गांव उनको उस आदमी के बारे में कुछ बता देता है। फिर वो लोग उस आदमी को देखकर थोड़ी बहुत चीजें पता लगाते हैं और फिर वो गांव से कहते हैं ये लोग एक ग्रुप चलाते हैं जिसके अंदर ये कमांडर टियर और उसके ऊपर के लेवल के मॉन्स्टर्स को किडनैप करके किसी दूसरी जगह पर बेच देते हैं। गांव कहता है ये तो बहुत गलत बात है, मैं सब तुम पे छोड़ता हूँ, जाओ इसके सभी साथियों को सबक सिखाओ। ये कर गांव पैदल वहां जाने लगता है। तभी वो तीनों ऑफिसर हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से उड़ जाते हैं। गांव उनसे कहता है तुम सभी अपना भी ध्यान रखना। फिर हमें एक घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक आदमी और एक औरत सोए हुए हैं। उस आदमी को नींद नहीं आ रही, वो एकदम से उठ के बैठ जाता है। उसकी बीवी से पूछती है क्या हुआ, आपको नींद क्यों नहीं आ रही। वो आदमी कह रहा है मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, आज भाई ने फोन नहीं उठाया, वो कभी भी ऐसा नहीं करता, मैं जब भी उसे कॉल करता हूँ वो तुरंत उसे उठा लेता है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये कर वो आदमी थोड़ा सामान पैक करके और एक मॉन्स्टर को अपने साथ लेकर अपने घर से बाहर निकल जाता है। घर के पीछे गेट पे उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो अपनी बीवी से कहता है ये रास्ता साफ है, हम यहाँ से जा सकते हैं। ये करो जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है वहां पर एक आदमी आ जाता है जिसके पास में एक टॉर्च है। वो उससे कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। फिर हम देखते हैं ये वही आदमी है जो उस हेलीकॉप्टर में से गांव के पास आए थे। फिर वहां पर 3-4 ऑफिसर हो जाते हैं और उन दोनों को घेर लेते हैं। उन सभी ऑफिसर्स के हाथ में गन है। वो उन दोनों से कहते हैं तुम दोनों जमीन पे लेट जाओ जल्दी। उनकी बात मानकर वो दोनों जमीन पे लेट जाते हैं। उस आदमी के हाथ में एक मॉन्स्टर है। वो उस मॉन्स्टर को जोर से जमीन पे रखता है। जैसे वो ऐसा करता है वो मॉन्स्टर जैसे पागल सा हो जाता है। वो अपने मास्टर को छोड़कर सभी लोगों पे अटैक करने लगता है। उस मॉन्स्टर का अटैक देख के लगता है जैसे वहां पर एस्टेरॉइड की बारिश हो रही हो। इससे वो सभी ऑफिसर वहां से भागने लगते हैं केवल एक ऑफिसर को छोड़कर। ये ऑफिसर उन सबका लीडर है। ये उनसे कहता है किसी को भागने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इससे भी ताकतवर एक मॉन्स्टर है। ये कर ऑफिसर जोर सीटी बजाता है। उसके सीटी बजाते ही वहां पर एक घोड़े जैसा मॉन्स्टर आ जाता है और उस दूसरे मॉन्स्टर को जो उन सबके ऊपर अटैक कर रहा था उसे एक ही झटके में हरा देता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर आता है लीडर ऑफिसर कहता है मिशन पूरा हुआ।